साथ हमको ICSCF एड्रेस में ही ना इसका रियलम आता है। रियलम ICSCF का एड्रेस जब भी आएगा तो उसका रियलम भी आएगा, उसका रियलम आएगा। उसका रियलम मतलब डोमेन नेम, ये आएगा ही आएगा। सर मैंने और यहाँ पे जॉब कैसे आता है? संतुष्ट नहीं हुआ सर। यही है इसका रियलम। कैसे आएगा? ims.mnc.mcc.3gppnetwork.organization, ये आएगा ही आएगा। ये जब तक नहीं आएगा ये काम हमारा नहीं हो सकता है। तो डीएनएस क्यूरी में हमारे पास ये रियलम आएगा। अगर वो आंसर नहीं तुम्हारे पे हो रहा है खुश, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। रियलम के बेसिस पे ही डोमेन नेम डिफाइन किया जाता है ना। तो रियलम इनम का बस यही काम है, ICSCF का एड्रेस देना और रियलम बताना। अगर ये रियलम नहीं देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तभी हमारा कॉल क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है, तो BGCF के पास चला जाता है अगर 3G का कॉल किया जाए। तो रियलम के हिसाब से ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तुमने यही आंसर दिया था उसको? मैंने भी यही आंसर दिया बोला सर। जब मैंने इनम क्वेरी करते हैं तो इनम आंसर में आता है, समझे। तो इनम आंसर पता चलता है कि हमारा ओन नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है। अगर ओन नेटवर्क तो अपना PCCF को ICCF को भेजता है, अगर दूसरे नेटवर्क तो IBCF को भेजता है, कॉल फॉरवर्ड करता है। तो संतुष्ट नहीं हुआ सर मैं आंसर से। क्या बोला? नहीं तो तुमने ये कुछ रियलम और नहीं बताया बोला सर। होगा ना दोस्त। देखो कोई कोई पकड़ने वाला होता है ये। रियलम रियलम नहीं बोला होगा तुमने। अगर रियलम नहीं बोलोगे, क्योंकि हमारा जितना भी IMS में रूटिंग होता है वो रियलम बेस्ड रूटिंग है। इनम के हिसाब से रियलम करेगा रूटिंग। तुम्हारा रियलम अगर नहीं डिफाइंड है तो तुम्हारा रूटिंग नहीं हो सकता। तो यही तुम्हारा यहाँ पे, ये देखो सिप एड्रेस में तुम्हारे पास ये है ना, ये ims.mnc.mcc, यही तुम्हारा क्या करता है, डिफाइन करता है। MCC और MNC के बेसिस पे ही हम लोग डिफाइन करते हैं कि क्या हमारा कॉल कहाँ पे जाने वाला। हमारा होम नेटवर्क हमारा किसी और नेटवर्क है, इसकी आंसर मैंने ये दिया था। तो यार अब उसका मैं बता नहीं सकता कि वो क्यों नहीं जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन जहां तक ये लिखा है 3GPP में यही लिखा है। ठीक है सर, वो इशू नहीं है। वो मैं नहीं बता सकता वो क्यों नहीं जस्टिफाई हो रहा है, लेकिन 3GPP में यही लिखा है और यही होता भी है। ओके, तो रियलम बेस्ड राउटिंग तुम अगर बोले होगे, इसी के हिसाब से तुम्हारा फ्लो होता है। तुम्हारा अब क्या कौन सा राउंड बचा है? 4 राउंड बचा है कैफी? सब कुछ हो गया HR सर। भी हो गया है? HR हो गया है, वो लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। ओके, एवरीथिंग इज डन। हाँ, बस मुझे ऑफर लेटर अच्छा, लेटर चाहिए ऑफ था। इंटेंट दे दिया है, तब तो तुमको हाँ सर। लेटर ऑफ इंटेंट में सैलरी वगैरह तो सब दे दिया होगा तुमको, माइंट्री। सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग बोल दिया है सर। तो उसको तुम साइन करके तुमको भेजना होगा ना 24 आवर, या कितने आवर का देते हैं लेटर ऑफ इंटेंट के नहीं, बाद? ओनली मेल मेल में एक्सेप्टेंस है बस। हाँ, एक्सेप्टेंस देने का। परफेक्ट, ठीक है। और कोई जो सैटरडे सर। 2 लोग लगभग सैटरडे से नहीं लगभग भेजोगे? क्या बोल रहे हो दोस्त? सैटरडे से शायद नहीं दिया हो, ये कल ही सब कुछ हुआ है। हाँ हाँ, मंडे मंडे तक दे देंगे तुमको। तो अनिल और कैफी का हो गया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नित्या, रणधीर, रवि, भूषण, रजनीश, अरमान मलिक, आप लोग भी स्टार्ट कर दो, है ना। अगर स्टार्ट नहीं हुए तो नहीं मिलेगा। ओके, तो बाकी लोग भी स्टार्ट कर दो देना, इंटरव्यू देना स्टार्ट करो एटलीस्ट। ओके, तो हम लोग अभी LT अटैच का जो लास्ट वाला पार्ट बचा था उसको कवर कर लेते हैं, और उसके बाद हमारा LT पार्ट का मैक्सिमम चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपके LT के बारे में पूछेगा तो LT बहुत ब्रॉड है ना, एक एक चीज को बताने में आपको टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आज LT के कुछ बेसिक्स बता दूंगा, जहाँ पे आपको कोई पूछे तो आप उसको आंसर दे पाएंगे। और ट्रेस क्या देते हैं, फिल्टर्स क्या यूज करते हैं, वो मैं आपको आज सिखा दूंगा। ओके, कि वायर शार्क में क्या क्या फिल्टर्स हमको लेने चाहिए,
हर एक कॉल के हिसाब से क्या फिल्टर बनता है वो मैं आपको आज सिखा। तो सभी लोग LT अटैच को हेडिंग में डाल दें। और कोई एक बंदा बताए कि पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं LT अटैच में, कितना हम लोग समझ चुके हैं LT अटैच को। कोई एक आदमी। किसी को याद नहीं है, किसी ने फिर पढ़ाई नहीं किया है। ओके, तो हम लोग LT अटैच, अटैच एक्सेप्ट तक हम लोग देख चुके थे। अटैच एक्सेप्ट जैसे ही क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स आएगा, उसको ड्रॉ कर लेते हैं सभी एंटिटीज को जो हमारे थे। यहाँ पे हमारा यूई था, यहाँ पे हमारा यूजर इक्विपमेंट था, नोड भी था, ई नोड भी। इसके बाद हमारा MME था, HSS था, एस गेटवे था, और आगे का था। उसका अब जरूरत नहीं पड़ेगा तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारा यूजर इक्विपमेंट जो 4G सपोर्ट करता है, यहाँ पे हमारा ई नोड भी, यहाँ पे हमारा मोबिलिटी मैनेजमेंट एंटिटी MME, यहाँ पे हमारा HSS, और यहाँ पे हमारा S गेटवे, और आगे P गेटवे। ओके, तो हम लोग कहाँ तक देख लिए थे दोस्त कि जब P गेटवे से क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट जो हमने भेजा था उसका रिस्पॉन्स आता है, क्या आता है? क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे, क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स आता है। इस क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स में क्या लिखा होता था? AMBRs लिखे हुए होते थे। अगर जितना हमको मांगा है उतना AMBR मिला है या नहीं मिला है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो PCRF डिसाइड करेगा। सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? किसी को भी मेरा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, हेलो, दिखा रहा है सर। दिखा दे रहा है ना? तो हम लोग क्या देख रहे थे सर? एस गेटवे से क्या आ रहा था? MME की तरफ क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स, जो क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट हमने भेजा था अटैच के लिए, उसका क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स आ रहा था, राइट? तो उसी का क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स आ रहा था, तो उसमें जितना हम लोग AMBR UL या DL में मांगे थे उतना AMBR आ रहा था। अगर हमने 60 Mbps 60 Mbps का स्पीड मांगा था तो PCRF ने चेक किया था और चेक करके क्या बोला था कि 60 नहीं दे सकते, इसको 30 दे सकते हैं। तो यहाँ पे उसने AMBR अपलोड करके, मतलब इंस्टॉल कर दिया था, 30 Mbps का इंस्टॉल कर दिया, और ये भेज देता है किसको? MME को। नाउ अब MME को जैसे ही ये मिलता है, MME को जैसे ही ये क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स मिलता है, क्या कर देता है MME भेजता है क्या? अटैच एक्सेप्ट। किस क्या भेजता है? अटैच एक्सेप्ट।
अटैच एक्सेप्ट भेजता है। अब इस अटैच एक्सेप्ट में सभी लोग लिख लेंगे क्या क्या भेजता है। अब इसमें लिखेंगे एक चीज जिसका नाम है गुटी, GUTI, गुटी। यूई जो आईपी मांगा था उसको आईपी, जो आईपी असाइन होता है वो आईपी, मैं गुटी अभी बता दूंगा क्या होता है, तो गुटी के लिए टेंशन मत लो। यूई का आईपी, जो यूई को आईपी आप मोबाइल में देखते हैं असाइन होता है, वो इसी मैसेज में मिलता है। यूई को आईपी, दोनों ही आईपी, चाहे वो आईएमएस का आईपी हो चाहे IPv6, क्योंकि आईएमएस IPv6 पे चलता है, तो IPv4 और IPv6 दोनों ही आईपी आपको मिलेगा। ट्रैकिंग एरिया आइडेंटिफायर का लिस्ट ये कौन देता है? ये देता है एमएमई, किसको? यूई को बता देता है कि ट्रैकिंग एरिया आईडीज यहाँ पे कितने असाइंड है, वो बता देता है एमएमई, किसको? यूई को। एपीएन, आपने कौन एपीएन के लिए डेटा सेशन मांगा था, वो एपीएन नेम दे देता है ना। QCI बताता है यहाँ पे, QCI। अभी मैं इस QCI को आगे ले जाके डिस्कस करूंगा, तो यहाँ पे बस आप लोग लिख लीजिए, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। एपीएन, QCI और AMBR, ये आपको पता ही होगा। एपीएन AMBR ये आपका स्पीड है, अपलिंक या डाउनलिंक का। ओके, ये सारा चीज क्या भेज देता है? एमएमई किसको भेज देता है? यूई को भेज देता है। ये सारा इंफॉर्मेशन एमएमई यूई को नैस लेयर पे भेजता है, अटैच एक्सेप्ट नैस लेयर पे इसको भेज देता है। अब इसके साथ साथ क्या करता है एमएमई? अब इसके बाद एमएमई क्या करता है? नोड बी को बोलता है एमएमई, इसके बाद क्या बोलता है? अपलिंक करने के लिए कि तुम इसका कॉन्टेक्स्ट सेटअप बनाओ, कॉन्टेक्स्ट सेटअप बनाओ। तो ये इसको क्या भेजता है एमएमई यूई नोड बी को? इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट एमएमई भेजता है। क्या भेज रहा है? कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट। अब इसमें क्यों भेज रहा है, इसको मैं आपको अभी आगे आके जब एपीएन एमबीआर और यूई एमबीआर समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या इसका मतलब है। यूई एमबीआर क्या है और एपीएन एमबीआर क्या है, और रैब क्या होता है, रैब आईडी क्या होता है, ये आपको मैं अभी बता दूंगा। तो ये समझ में आ जाएगा जब मैं एपीएन एमबीआर और यूई एमबीआर को समझाऊंगा। तो यहाँ पे इसको यूई एमबीआर भेजता है, एपीएन एमबीआर नहीं भेजता है, यूई एमबीआर भेजता है, जो हमने डाउनलोड किया था कहाँ से? अपडेट लोकेशन आंसर में। आप लोग अभी भी देखेंगे कि अपडेट लोकेशन आंसर में हमने क्या लिखा था? ULA में यूई एमबीआर भी एक चीज हुआ था, वो HSS से हमने लिया था एमएमई ने। तो वो यहाँ पे भेज रहा है किसको? नोड बी को भेज रहा है। और इस यूई एमबीआर में भी अपलिंक डाउनलिंक रहता है, इसका भी समझेंगे यूज क्या है। इसके बाद रैब आईडी भेजता है। रैब आईडी हर के लिए अलग अलग होता है, एमएमएस एसआरई एलटी के लिए अलग, आईएमएस के लिए अलग। रेडियो एक्सेस बियरर आईडी है ये। QCI नॉर्मली 8 या 9 होता है एलटी के लिए, है ना। ARP ये भी मैं बता दूंगा अभी। एलोकेशन एंड रिटेंशन पॉलिसी ये भी हम लोग देखे थे, HSS से लिया था। और यहां पे लिख लो यूई यूई सिक्योरिटी एल्गोरिदम क्या है कि देखो एमएमई और यूई के बीच में हमने पोर्ट को प्रोटेक्ट कर लिया है नैस लेयर पे। अभी हमने क्या वो जब भेजा था उस समय सिक्योरिटी मोड कमांड एमएमई ने भेजा था यूई को,
और यूई ने क्या भेजा था, सिक्योरिटी मॉड कंप्लीट। लेकिन यूई और नोड बी के बीच में अभी क्या है, पोर्ट प्रोटेक्टेड नहीं है। अभी यूई और ई नोड बी के बीच में पोर्ट प्रोटेक्टेड नहीं हुआ है, केवल यूई और एमएमई के बीच में एनएएस लेयर पे हो चुका है। नएस लेयर पे यूई और एमएमई के बीच में पोर्ट प्रोटेक्शन हुआ है, लेकिन यूई और ई नोड बी के बीच में पोर्ट प्रोटेक्शन अभी नहीं हुआ है। तो यही हमको अब क्या करना है कि यूई को, एमएमई ने यूई का सिक्योरिटी एल्गोरिथम भेज दिया किसको, ई नोड बी को। तो जैसे ही इसको सिक्योरिटी एल्गोरिथम मिलेगा, ई नोड बी यूई के साथ क्या करेगा, सिक्योरिटी एसोसिएशन करेगा और फिर भेजेगा सिक्योरिटी मॉड कमांड किसको, ई नोड बी को। ई नोड बी यूई को भेजेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिक्योरिटी मोड कमांड। इसमें जो हमारा जो यूई सिक्योरिटी एल्गोरिथम जो एमएमई ने भेजा है वही भेज देगा इसको। और एक्चुअली इसमें क्या होता है, मैक आईडी होता है ना, मीडिया ऑथेंटिकेशन की होता है मैक आईडी, यही जाता है। दोनों के बीच में मैक आईडी का ट्रांसफर हो जाता है और ये भेज देता है सिक्योरिटी मोड कंप्लीट। सिक्योरिटी मोड कंप्लीट। जैसे ही ये भेजता है सिक्योरिटी मोड कंप्लीट, अब हमारा क्या है कि हमको क्या करना है, अब आरआरसी को रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्योंकि आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन क्यों करना है, क्योंकि अब हमको अपलिंक बेयरर भी क्रिएट करना है। तो अपलिंक बेयरर को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या भेजेंगे, यहाँ पे आरआरसी कनेक्शन किसको, ये वाला। ओके हाँ तो सर, देखो दोस्त यहाँ वो पे क्या कैसे था, सिक्योरिटी हुआ, दोनों ई नोड भी और यूई कैसे सिक्योर हुआ थे। ओके ओके। तो देखो पहले अगर स्टेप नंबर 3 को देखा जाए, जो हम लोग एलटी अटैच के समय पे पढ़े थे, क्या पढ़े थे, स्टेप नंबर 3 सिक्योरिटी के लिए पढ़े थे, नैश सिक्योरिटी सेटअप। स्टेप नंबर 3 यही पढ़े थे, एलटी अटैच के समय वाला याद करो। तो जैसे ही हमारा इमसी एक्विजिशन होता है, ऑथेंटिकेशन होता है, तीसरे स्टेप में हम लोग नैश सिक्योरिटी सेटअप को पढ़े थे। तो उसमें क्या हुआ था कि एमएमई ने जो एचएसएस से डाउनलोड किया था रैंडम नंबर AUTN कैशमे XRES, वो एमएमई ने सेव कर लिया था अपने पास कैशमे और XRES को, और रैंड और AUTN फॉरवर्ड कर दिया था यूई को। तो उस समय जो कैशमे जनरेट हुआ था, उस कैशमे से हमने एमएमई और यूई के बीच में पोर्ट प्रोटेक्ट किया था नैश लेयर पे, नॉन एक्सेस स्टार्टम लेयर पे। लेकिन यूई और ई नोड बी के बीच में अभी भी पोर्ट प्रोटेक्टेड नहीं था। तो एमएमई जब अटैच कर लेता है तो एमएमई एक नया एल्गोरिथम देता है ई नोड बी को, बोलता है कि भाई साहब आप और यूई एक दूसरे के बीच में पोर्ट को प्रोटेक्ट कर लीजिए, पोर्ट को प्रोटेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या भेजता है इसको, इस एमएमई ने इसको भेज दिया यूई सिक्योरिटी एल्गोरिथम। यूई सिक्योरिटी, क्योंकि एमएमई के पास सिक्योरिटी एल्गोरिथम ऑलरेडी एचएसएस से इसने लिया था, इसको पता है कि कौन सा सिक्योरिटी एल्गोरिथम यूज करना है। तो वही वाला सिक्योरिटी एल्गोरिथम इसने इसको भेज दिया। इस सिक्योरिटी एल्गोरिथम में इसने भेजा ये सिक्योरिटी एल्गोरिथम, इस ई नोड बी को अब क्या करना है, पोर्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो ई नोड बी भेजेगा क्या, सिक्योरिटी मॉड कमांड। इस सिक्योरिटी मोड कमांड में मैंने क्या बोल दिया कि मैक जाता है। मैक अगर तुम देखोगे तो किसी भी की में दो तरह का चीज जाता है, एक है मैक और एक है एसक्यूएल। किसी भी तरह का अगर ऑथेंटिकेशन या किसी तरह की हम लोग कोडिंग करते हैं या सिक्योरिटी लगाते हैं तो दो तरह का जाता है, एक हमारा मैक होता है, एक होता है सीक्वेंस नंबर, एक होता है मैक। तो ये जो होता है मीडिया ऑथेंटिकेशन सेंटर, इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना प्रोटेक्शन कराते हैं, किसी भी नोड को एक दूसरे के बीच में इसी के थ्रू प्रोटेक्शन कराते हैं। तो इस सिक्योरिटी एल्गोरिथम में कुछ नहीं होता है, मैक आईडी ही होता है। वही मैंने बोला कि इसमें ये मैक आईडी भेज देगा इस यूई को।
यूई इसी मैक आईडी के अपने पास रखेगा और इसको भेज देगा सिक्योरिटी मोड कंप्लीट। तो इन दोनों के बीच में भी पोर्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यूई ई नोड बी के भी बीच में प्रोटेक्ट हो गया, यूई एमएमई के बीच में भी नास लेयर पे ये लोग बात करते हैं, तो नास लेयर पे भी इनका प्रोटेक्शन हो चुका है ऑलरेडी। तो ये हमारा, अगर यूई ई नोड बी के देखा जाए तो ई नोड बी में एक और भी लेयर होता है जिसको हम लोग नास बोलते हैं, तो ये केवल टॉप लेयर पे चलता है। एमएमई ई नोड बी और यूई के बीच में नास लेयर पे हमारा सिक्योरिटी सेटअप होता है, एनएस लेयर पे। ओके, समझ में आया? इसका क्वेश्चन था। ओके, रणधीर का क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पे हमारा पोर्ट प्रोटेक्ट हो गया ई नोड बी और एमएमई के बीच में भी। अब हमारा क्या करना है कि अब हमको डेडिकेटेड रेडियो बियरर्स चाहिए। डेडिकेटेड रेडियो बियरर्स क्या होते हैं? दो तरह के बियरर्स होते हैं, आपको अगर लिखना है तो लिख लीजिए। एक होता है सिग्नलिंग रेडियो बियरर और एक होता है डेडिकेटेड रेडियो बियरर, जिसको बोलते हैं एसआरबी और डीआरबी। तो सिग्नलिंग रेडियो बियरर उस समय क्रिएट होते हैं जब हम लोग किसी भी कोई भी सब्सक्राइबर सिग्नलिंग भेजता है अपने अटैच के लिए, तो उस समय जो हमारा बियरर क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिग्नलिंग रेडियो बियरर। डेडिकेटेड रेडियो बियरर जब भेजा जाता है जब सब्सक्राइबर अटैच हो जाता है और डेटा भेजना चाहता है, डेटा भेजना चाहता है मतलब अपलोड करना चाहता है नेटवर्क पे, तो उस समय वो क्या भेजेगा? डेडिकेटेड रेडियो बियरर भेजेगा। तो अब हमारा अटैच डाउनलिंक का हो चुका है, लेकिन अपलिंक का अभी इसके डेडिकेटेड रेडियो बियरर क्रिएट नहीं हुए हैं। तो ये क्या करेगा? आरआरसी ही इसको बताता है कि कैसे अटैच करना है। तो क्योंकि आरआरसी के थ्रू ही ई नोड बी के थ्रू ये जुड़ा हुआ है, तो ये ई नोड बी यूई को भेजेगा आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन। क्या भेजेगा? आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन, मतलब अपने आरआरसी को रिकॉन्फ़िगर कर लेगा अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए। इस आरआरसी रिकॉन्फ़िगरेशन में, आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन में क्या भेजता है? ये अपना डेडिकेटेड रेडियो बियरर पे अपलिंक और डाउनलिंक दोनों भेज देता है। जो यहाँ पे इसको मिला था अपलिंक डाउनलिंक एएमबीआर में, अब ये डेडिकेटेड रेडियो बियरर में इसको भेजता है और बियरर आईडी भेज देता है। बियरर आईडी यहाँ पे 6 रहता है हमेशा ही एलटी के लिए, बियरर आईडी भेज देगा। अब यहाँ पे डेडिकेटेड होगा ना तो चेंज हो जाएगा, यही अलग अलग होगा। तो अगर जब आईएमएस कॉल करेगा, अभी डिफॉल्ट वाला जाएगा, जैसे ही आईएमएस कॉल कर देगा ये हमारा बियरर आईडी चेंज हो जाएगा, बियरर आईडी। ओके, और फाइनली जैसे ही है एमएमई को ये भेज देता है क्या? इस इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट का रिस्पांस। तो यहाँ पे भेजेगा ये इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिस्पांस। जैसे ये रिस्पांस जाएगा ये अटैच कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अटैच एक्सेप्ट आया था, अब ये अटैच कंप्लीट मैसेज भेज देगा एमएमई। हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? अटैच कंप्लीट हो जाएगा। ओके, और एमएमई एक और मैसेज भेजता है, वो मैं आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ क्योंकि जीटीपी v2 मैंने अभी नहीं पढ़ाया है। आप लोग इसको लिख लेंगे, जब G2 v2 पढ़ेंगे तो बता दूंगा इसको। MBR
और ये इसको भी MBR भेज देगा। बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पे अटैच कंप्लीट के बाद मॉडिफाई bearer request, modify bearer response। ये मैं आपको अभी जब DTP V2 के बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा तो मैं आपको ये बता दूंगा। ओके, ये है आपका पूरा अटैच का LT अटैच, खत्म हो गया LT अटैच, यही LT अटैच। ड्रॉ कर लो सभी लोग। ओके गाइस, ड्रॉ हो जाए तो बता देना इसको। परफेक्ट। तो अगर आपसे कोई भी LT अटैच पूछता है तो आप स्टार्ट करना 5 स्टेप बताने से, और एक एक इंफॉर्मेशन जो मैंने बताया है वो आप लोग बताना स्टार्ट कर देंगे, है ना। जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया है वो सारा ऐसे ही बताना है। अगर कोई पूछता है तो, कोई नहीं पूछता है तो मत बताना, कोई पूछता है तो बताना, है ना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो LT के कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा और जो IMS में भी यूज होता है। जैसे पहला है क्या, व्हाट इज डिफॉल्ट बियरर। लिख लो, व्हाट इज डिफॉल्ट बियरर। दो कुछ तरह के बियरर होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट बियरर और दूसरा होता है दो तरह के बियरर होते हैं, एक हमारा डिफॉल्ट बियरर और एक हमारा डेडिकेटेड बियरर्स। सभी लोग लिखेंगे इसको, व्हाट इज द डिफॉल्ट बियरर। लिखो, डिफॉल्ट बियरर्स, डिफॉल्ट बियरर्स आर, default bearers are those type of bearer which will be usually created during the initial attach। मतलब LTE का जो बियरर है वो हमारा क्या है, एक डिफॉल्ट बियरर है। IMS सिग्नलिंग का जो बियरर है ये क्या है, एक डिफॉल्ट बियरर है।
तो डिफॉल्ट बियरर एक ऐसे बियरर्स होते हैं जो यूजली इनिशियल अटैच के समय ही क्रिएट होते हैं। तो मैंने वही लिखा है कि डिफॉल्ट बियरर्स आर दोज बियरर्स which will be usually created during initial attach। दूसरा इसी में लिखेंगे कि default bearers is a non GBR bearer। default bearers is a non GBR bearer। अभी मैं बताऊंगा GBR और नॉन GBR क्या है। तो डिफॉल्ट bearers is a non GBR bearer। दूसरा लाइन में लिखिए व्हाट इज अ डेडिकेटेड बियरर। व्हाट इज डेडिकेटेड बियरर? व्हाट इज डेडिकेटेड बियरर्स? सो लिखिए इसमें डेडिकेटेड बियरर्स, डेडिकेटेड बियरर आर दोज बियरर्स, dedicated bearers are those bearers which will be usually created, which will be usually created for dedicated services। dedicated bearers are those bearers which will be usually created for dedicated services, for dedicated services। जैसे अगर हम कहें कि IMS का कॉल, तो ऐसा नहीं है कि पूरा एक मोबाइल जब तक ऑन रहता है तब तक कॉल पे रहता है। ये यूजर जितने देर तक चाहता है उतने देर तक इसकी सर्विस को लेता है। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड सर्विसेज। तो जैसे ये IMS का कॉलिंग हो गया, ये क्या है? डेडिकेटेड सर्विसेज है। इसी तरह से हम लोग रियल टाइम जो वीडियोस देखते हैं या लाइव स्ट्रीमिंग जो करते हैं, ये हमेशा नहीं करते हैं, ये जब जरूरत पड़ती है तभी करते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग हमारा एक तरह का डेडिकेटेड सर्विसेज। वीडियो कॉलिंग, ये सारे हमारे क्या है? डेडिकेटेड। अब इसमें दूसरा लिखेंगे डेडिकेटेड बियरर कुड बी GBR और नॉन GBR। डेडिकेटेड बियरर कुड बी GBR और नॉन GBR, दोनों ही हो सकते हैं। ये GBR भी हो सकते हैं और नॉन GBR भी हो सकते हैं। तीसरा हेडिंग डालेंगे व्हाट इज अ GBR। तीसरा हेडिंग डालेंगे व्हाट इज GBR, और उसके नेक्स्ट व्हाट इज नॉन GBR। लिखेंगे GBR के बारे में, GBR guaranteed bit rate has a guaranteed bit rate and MBR। सो यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? GBR will carry, या यहाँ पे लिखो guaranteed bit rate has
guaranteed bit rate has guaranteed bit rate and maximum bit rate. Guaranteed bit rate has GBR has guaranteed bit rate and maximum bit rate. अभी मैं इसका मतलब समझा देता हूं GBR नॉन GBR का। और नॉन GBR में लिखिए नॉन GBR हैज एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट। तो GBR के पास क्या रहता है? गारंटीड बिट रेट रहता है और इसके पास AMBR रहता है, या इसके पास बोला जाए तो GBR रहता है या MBR रहता है। अब इन दोनों के बीच में अंतर क्या है समझ लेते हैं। पहले लिख लो उसके बाद समझ लेते हैं। ओके, सो कितने लोग मोबाइल पे अपना डेटा चलाते हैं? आई थिंक सभी लोग चलाते हैं जितने लोग क्लास में हैं। हम लोग 4G का डेटा सेशन करते हैं, राइट? क्या सबके मोबाइल में अभी तक 4G डेटा तो होगा ही होगा सबके मोबाइल में। सबके मोबाइल में ये 4G डेटा होगा। अच्छा आइए बताओ कि कभी किसी ने देखा है कि आपका स्पीड हमेशा चेंज होता रहता है? आपका स्पीड जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है। सबके मोबाइल में ऐसा होता रहता होगा। स्पीड हमेशा एक सा नहीं बना रहता होगा। कभी 1 Mbps का स्पीड आएगा, कभी 2 Mbps का स्पीड आएगा, कभी 500 kbps का स्पीड आएगा, कभी 10 kbps का स्पीड आएगा, कभी 200 kbps का स्पीड आएगा। तो ऐसे स्पीड जो चेंज होते रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन GBRs। इनकी कोई गारंटी नहीं है। बेस्ड ऑन द नेटवर्क कंडीशन, बेस्ड ऑन द यूजर, कैसा यूजर यूज कर रहा है, कैसी साइट को यूज कर रहा है, उन सारे के ऊपर डिफाइंड होता है स्पीड। तो ऐसे स्पीड जो चेंज होते रहे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन GBR। तो LTE में जो आप अपने से अभी जो आप अपने मोबाइल में जो डेटा सेशन चला रहे हैं LTE का सेशन, जैसे ये वाला LTE बियरर, वो आपका क्या है? डिफॉल्ट बियरर है। तो आप उस समय आपका स्पीड कुछ भी आए, आपका नेटवर्क के हिसाब से भी ये चेंज हो सकता है। जैसे मान लो आप अभी कवरेज आपका खराब हो रहा है, तो कवरेज खराब हो रहा है तब भी आपका हम लोग वीडियो कम नहीं करते। मान लो आप YouTube पे कोई वीडियो देख रहे हैं और हमने इसको क्यों GBR पे रखा है समझते हैं। YouTube पे कोई हम वीडियो देख रहे हैं, इसको क्यों हम लोग नॉन GBR रखे हैं समझते हैं। ब्राउजिंग क्यों एक तरह का नॉन GBR है, या सर्फिंग नॉन GBR क्यों है? मान लो अगर हम लोग एक गारंटीड बिट रेट ले को चलते हैं कि YouTube हमारा 1 Mbps से कम स्पीड आएगा तो नहीं चलेगा। तो अगर इस केस को हम लोग बना दें, YouTube को GBR पे कहें कि हम लोग YouTube को GBR पे चलाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि 1 Mbps से जैसे ही आपका स्पीड कम होगा YouTube सर्विस आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन आपके लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हो कि जैसे ही हम लोग इसको क्यों GBR पे नहीं रखे, आपको समझ में आएगा। अगर YouTube को GBR पे डाल दिया जाएगा, GBR एक ऐसा बिट रेट है जिसकी मिनिमम रेंज से कम आएगा तो वो सर्विस इंटरप्ट हो जाएगी। जैसे GBR के बारे में हमने क्या लिखा कि GBR इज गारंटीड बिट रेट, मतलब कि 1 Mbps हमने मांगा है, 1 Mbps अगर हमने डिफाइन कर दिया है तो उस Mbps से अगर कम स्पीड आएगा तो सर्विस क्या हो जाएगी? इंटरप्ट हो जाएगी। लेस देन दैट service will be suspended and interrupted। अगर 1 Mbps GBR वो ऐसा वैल्यू है, अगर उसको डिफाइन कर दिया गया कि GBR की वैल्यू हम लोग 1 Mbps रखेंगे
तो अगर वो 1 Mbps से कम वैल्यू आएगा तो वो सर्विस इंटरप्ट हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी या कैंसिल हो जाएगी। ये हमारा जीबीआर का मतलब होता है कि जीबीआर गारंटीड बिट रेट है, उतना मांगा है उतना मिनिमम देना ही है। ये बहुत कम भी डिफाइन करते हैं, ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते इसको, है ना, तो कम ही डिफाइन करते हैं, 100 kbps या 200 kbps तक ही डिफाइन करते हैं जीबीआर को। इसीलिए हम लोग यूट्यूब को अगर मान लो 100 kbps को डिफाइन कर देंगे तो उतना अच्छा क्वालिटी ही नहीं आएगा आपका यूट्यूब में। तो यूट्यूब में आपको क्या होता है कि जैसे जैसे आप अच्छे कवरेज की तरफ मूव होते जाते हैं या बढ़ते जाते हैं, आप देखेंगे आपका क्वालिटी ऑफ वीडियो इंप्रूव होता जाता है या क्वालिटी ऑफ सर्विस इंप्रूव होती जाती है। क्यों होता है? जैसे स्पीड बढ़ेगा आपका एचडी का रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा, है ना, एचडी रिजोल्यूशन आपका बढ़ जाएगा। तो यही होता है, इसलिए हम लोग यूट्यूब, ब्राउजिंग, सर्फिंग, ये सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग नॉन जीबीआर पे रखते हैं। तो नॉन जीबीआर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एएमबीआर होते हैं, एग्रीगेटेड मैक्सिमम बिट रेट। ये क्या होता है एएमबीआर? एएमबीआर इन जितने भी आईपी सेशन होते हैं, जितने भी सेशन होते हैं उनका एक एग्रीगेट है, एक तरह से समझो एवरेज है। तो एवरेज निकालते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं करते हैं वैल्यू को, जितना एवरेज आएगा आपको स्पीड दे देगा। जितना आपको एवरेज आएगा एग्रीगेट कर लेगा और एग्रीगेट करके बाद आपके पास जितना स्पीड आएगा अब वो आपको देता रहेगा। तो एग्रीगेट मैक्सिमम बिट रेट में ये चेंज हो सकता है, जीबीआर में ये चेंज नहीं हो सकता। अब समझते हैं कि आईएमएस कॉलिंग को क्यों जीबीआर पे डाल दिए हैं। हमने देखा ना कि आईएमएस कॉलिंग हमारा डेडिकेटेड बियरर है, डेडिकेटेड बियरर में भी आईएमएस कॉलिंग हमारा जीबीआर पे जाता है। तो आईएमएस कॉलिंग जीबीआर पे क्यों है? अब आईएमएस कॉलिंग जो होता है, आईएमएस पे जो कॉल करते हैं उसके लिए, कॉल के लिए आप सबको पता है कि एक चीज बहुत जरूरी है। कॉल के लिए क्या जरूरी है? कोडेक जरूरी है, राइट। ये आपको जितना भी कॉल होगा उस सब में एक चीज कॉमन है, कोडेक होना चाहिए, मतलब प्री कंडीशन होना चाहिए, मैच करना चाहिए कोडेक। और हर कोडेक का अपना अपना एक मिनिमम स्पीड है सपोर्ट करने का। जैसे ईबीएस का अलग है, ईबीएस अलग कोडेक, मतलब इनहांस वॉइस सर्विसेज ये सबसे अच्छा कोडेक है आईएमएस के लिए, इस पे वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। एएमआर डब्ल्यूबी इसका भी अपना स्पीड है, पीसीएम में इसका भी अपना स्पीड है। इन सब का अपना अपना एक स्पीड डिफाइन करके रखे हैं ताकि ये मॉड्यूलेशन कैसे करें वो उसी के हिसाब से डिफाइन है। अगर इससे कम स्पीड आ गया तो ये कॉल में मॉड्यूलेशन ही नहीं कर पाएंगे, कॉलिंग मॉड्यूलेशन फेल हो जाएगा, तो आपका कॉल चलेगा ही नहीं चलेगा। इसीलिए इनको आईएमएस कॉलिंग को जीबीआर पे करते हैं और जीबीआर के लिए एक मिनिमम स्पीड बना दी है, जैसे 100 kbps। और ये जितने भी होते हैं ना ये 20 kbps से ज्यादा होते ही नहीं है। तो डेडिकेटेड को हमने 100 kbps पे दे दिया, 20 से कोई ज्यादा नहीं होता कोडेक, 10-20 kbps के अंदर ही सारे होते हैं। तो इस सबसे अच्छा इनहांस वॉइस सर्विसेज है। जीबीआर को हमने, आईएमएस कॉलिंग को हमने जीबीआर पे डिफाइन कर दिया। अब इसके नेक्स्ट लिखेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा इसमें जीबीआर नॉन जीबीआर में। हाउ GBR and non-GBR will be decided. How GBR and non-GBR service will be decided. कैसे नेटवर्क को पता चलेगा कि ये सर्विस जीबीआर है या सर्विस नॉन जीबीआर है? नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीबीआर देना है या कौन सा नॉन जीबीआर देना है? किसी को कोई डाउट है तो इसमें पूछ लेगा, जीबीआर, एमबीआर और डेडिकेटेड और डिफॉल्ट में, ना? किसी को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लेगा। अब हम लोग समझते हैं कि नेटवर्क कैसे समझेगा कि जीबीआर सर्विस देना है या नॉन जीबीआर सर्विस देना है। तो नेटवर्क के पास एक ही आंसर है इसका, बेस्ड ऑन क्यूसीआई वैल्यू। क्यूसीआई वैल्यू नेटवर्क में क्रिएट कर दिया गया है, एक ऐसा वैल्यू बना दिया गया है जिससे नेटवर्क को पता लगे कि उसको कौन सा सर्विस देना है, जीबीआर देना है या नॉन जीबीआर देना है।
तो जीबीआर देना है तो कितनी प्रायोरिटी उसकी है, पहले कौन आएगा, उस कौन सी सर्विस को कम कर दिया जाएगा। अभी आएंगे कंजेशन कंट्रोल पे जब हम लोग एआरपी को पढ़ेंगे। बेस्ड ऑन क्यूसीआई वैल्यू जीबीआर और नॉन जीबीआर नेटवर्क सेलेक्ट करता है। समझ में आया इसको? इसका आंसर क्या है? अगर कोई आपसे पूछे कि जीबीआर और नॉन जीबीआर कैसे डिसाइड किया जाता है, तो क्यूसीआई के हिसाब से। अब समझ लेते हैं क्यूसीआई क्या है। तो क्यूसीआई एक नंबर है, क्यूसीआई एक नंबर है। क्यूसीआई का फुल फॉर्म है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्लास आइडेंटिफायर। ये एक नंबर है, QoS क्लास आइडेंटिफायर। तो QCI का फुल फॉर्म है क्वालिटी ऑफ सर्विस क्लास आइडेंटिफायर। अब नेटवर्क को कैसे पता चलता है कि उसको जीबीआर या नॉन जीबीआर देना है? QCI वैल्यू के हिसाब से। तो QCI वैल्यू कुछ एक ऐसी वैल्यू है जिसको लिख दिया गया है नेटवर्क में। तो नेटवर्क में जैसे ही वो नंबर आता है, नेटवर्क को पता चल जाता है कि उसको ये सर्विस देनी है। जैसे अगर हम लोग देखा जाए तो बेसिकली ये हमारा जो 1 से लेके 5 तक का वैल्यू है, QCI 1 से लेके 4 तक का, 1 2 3 4, इसके बाद 5 6 7 8 9। सभी लोग इसको लिख लेंगे और याद भी रखेंगे क्या है ये QCI वैल्यू। तो हमारा LT का जो 1 QCI है, QCI नंबर 1 है, इसका क्या काम है? इसका QCI नंबर 1 ये है रिसोर्स टाइप, याद रख लेंगे। यहाँ पे QCI है, फिर इसके बाद ये QCI का रिसोर्स, रिसोर्स मतलब जीबीआर है या नॉन जीबीआर है, रिसोर्स टाइप। मैंने बताया कि रिसोर्स हमारा जीबीआर या नॉन जीबीआर किसके लिए यूज होते हैं, वो डिफाइन करते हैं किसके ऊपर? QCI के ऊपर। और हमारा यहाँ पे किसके लिए यूज होता है? सर्विसेज क्या है? तो 1 वाला जो हमारा QCI है, ये हमारा क्या है? जीबीआर है, गारंटीड बिट रेट है। और ये किसके लिए यूज होता है? IMS कॉलिंग के लिए, IMS ऑडियो कॉल। ये जो है हमारा 2, ये भी जीबीआर है। अगर जीबीआर है तो आप सब 100% समझ में आ जाएगा। डिफॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि डिफॉल्ट केवल और केवल नॉन जीबीआर होते हैं। डिफॉल्ट में केवल और केवल नॉन जीबीआर है, यहाँ पे केवल और केवल नॉन जीबीआर है डिफॉल्ट, ये केवल नॉन जीबीआर होते हैं। मतलब इनमें स्पीड फ्लक्चुएट हो सकता है। और ये जो डेडिकेटेड है, ये दोनों हो सकते हैं, जीबीआर भी हो सकते हैं और नॉन जीबीआर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं अभी? जीबीआर है, जीबीआर है, इसका मतलब ये डेडिकेटेड बियरर है, डिफॉल्ट बियरर नहीं है। जीबी रिसोर्स टाइप इसका क्या है? जीबीआर है। और यहाँ पे हमारा जो कॉल है, इस कॉल का है IMS वीडियो कॉल, वीडियो कॉल के लिए यूज होता है। ये हमारा 3 जो है, ये भी जीबीआर है। ये हमारा यूज होता है लाइव, हमारा रियल टाइम गेमिंग के लिए। गेमिंग गेम खेलेंगे ना, जो हमारा लूडो वगैरह खेल रहे हैं आजकल, वो सारा यहीं पे यूज होता है, रियल टाइम गेमिंग के लिए यूज होता है। 4 नंबर का जो है, ये भी हमारा जीबीआर ही है। इसका यूज कहाँ पे होता है? वीडियो स्ट्रीमिंग में, बफर्ड वीडियो स्ट्रीमिंग में।
5। अब यहां से नॉन GBR आ जाएगा। ये नॉन GBR है और यहाँ पे हमारा ये यूज होता है IMS। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये लिख लिया करो सिग्नलिंग के लिए, है ना, याद रखना इसको। ये 6 जो है हमारा, ये भी नॉन GBR है। ये हमारा यूज होता है TCP बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए, जैसे हमारा ईमेल वगैरह ये सब इसी पे जाते हैं। ईमेल हुआ तुम्हारा, या जो तुम चैटिंग करती हो, या जो तुम FTP करती हो, ये सारा इसी पे जाता है। 7 जो तुम्हारा है, ये हमारा है इंटरेक्टिव गेमिंग के लिए। ये हमारा, ये भी नॉन GBR है। गेमिंग के लिए यूज होता है इंटरेक्टिव गेमिंग, मतलब आप जो जिसमें आप क्या बोलते हो, आप किसी के साथ खेलते नहीं हो, ऐसे ही सर्वर पे खेलते हो, वो वाला आपका नॉन GBR है। जो रियल टाइम गेमिंग, अभी आप जो लूडो वगैरह खेल रहे हो आप अपने दूसरे साथी के साथ, वो आपका रियल टाइम गेमिंग है। 8 है और 9 है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप पूछेंगे आपसे अगर LT के डिफ और नॉन GBR है तो ये डिफॉल्ट बियरर्स है। डिफॉल्ट या डेडिकेटेड दोनों हो सकता है, तो मैं अभी बता देता हूँ कौन कौन सा डिफॉल्ट है। नॉन GBR दोनों है। सॉरी, ये हमारा जो है ना, क्या बोलते हैं, ये हमारा 8 नंबर, ये अभी हमारा वेब मेल के लिए होता है। जितने भी हमारा सर्फिंग होता है, ईमेल होता है, ये सारा इस पे चलता है, इसी पे चलता है। और 8 पे भी चल सकता है, 8 या 9 दोनों पे चल सकता है, दोनों पे चलता है। दो बताए हैं हम लोग, दोनों पे चल सकता है। तो दोनों ही ऑपरेटर चाहे तो किसी 8 या 9 किसी एक में से LTE के लिए डिफॉल्ट बियरर यूज कर सकता है, इनमें से दोनों में से। ये भी हमारा एक डिफॉल्ट बियरर है, 8 वाला, ये भी हमारा एक डिफॉल्ट बियरर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफॉल्ट बियरर का QCI क्या क्या है, 8 9 है, और 1 से 4 ये सारे डेडिकेटेड बियरर्स, ये सारे डेडिकेटेड बियरर्स। तो याद रखना, ये हमारा डेडिकेटेड बियरर और डिफॉल्ट बियरर्स ऐसे ही क्रिएट किए जाते हैं, ओके, QCI के हिसाब से। और इनमें हेलो। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, सबसे पहले वाला प्रायोरिटी किसकी होती है, IMS वाले की। तो प्रायोरिटी सीट भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसकी प्रायोरिटी अभी ज्यादा है इन इन लोगों में से। तो इसका प्रायोरिटी अगर पूछे कोई, तो इसमें प्रायोरिटी सबसे ज्यादा IMS वाले की। एक और प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी 1 है इसका। हाँ बोलो दोस्त, कौन पूछ रहा है? सर आपने कहा था कि डेडिकेटेड और डिफॉल्ट बेयर, तो अपना अपना जितना भी नॉन GBR है वो सारा डिफॉल्ट ही है ना, तो फिर आपने बताया 8 9 ही हमारा डिफॉल्ट क्यों है? हाँ ओके, मैंने क्या बताया यहाँ पे, डिफॉल्ट नॉन GBR, अगर कोई भी डिफॉल्ट बियरर है तो वो नॉन GBR होगा, 101% गारंटी है। लेकिन जो डेडिकेटेड बियरर्स हैं वो GBR और नॉन GBR दोनों हो सकते हैं। डेडिकेटेड वाले GBR भी हो सकता है और नॉन ओके। GBR भी हो सकता है। ओके तो सर। इनमें हमने क्या बताया, एक से हाँ लेकर सर, हो तो गया ये समझ गया GBR सर। है ही, GBR डेडिकेटेड है। इनमें से 6 और 7 को हम लोग यूज कर सकते हैं डेडिकेटेड के लिए भी। तो इसमें 5 8 9 मैंने बताया, 5 8 9 ये हमेशा डिफॉल्ट के लिए ही यूज करता है। डिफॉल्ट बेयर। ओके सर, गॉट ओके इट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाउ मच मैक्सिमम speed UE can support
इसको लिखो, हाउ मच मैक्सिमम स्पीड यूई कैन सपोर्ट। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ यूई विल डिसाइड which service is important in case of congestion। दो क्वेश्चन फिर से मैंने लिखवाया, क्या कि यूई कितना स्पीड मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है। दूसरा है क्या, यूई कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा सर्विस ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर कंजेशन हो गया। तो कंजेशन का मतलब कि सबको सर्विस नहीं दे सकता, किसी एक दो को सर्विस दे सकता है। कंजेशन का मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आपको अभी कोई तत्काल टिकट चाहिए तो सबको तत्काल नहीं दिया सकता, किसी एक आदमी या 10 आदमी या 100 आदमी को दिया जा सकता है। तो कंजेशन वैसे समय पे हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी इंपॉर्टेंट सर्विस को देना है तो कैसे उसको किया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए व्हाट्सएप के लिए, व्हाट्सएप तुम्हारा जाएगा इस पे QCI नंबर 6 या 7 या 8 किसी पे जा सकता है, 8-9 पे जाएगा। ये तुम्हारा डिफॉल्ट बियरर पे जाएगा तो 8 या 9, जो भी तुम्हारा ऑपरेटर सेट किया होगा 8 या 9 पे जाएगा। क्योंकि तुम्हारा व्हाट्सएप कॉल GBR नहीं है, नॉन GBR है ना। व्हाट्सएप कोई गारंटी नहीं है जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन जो IMS कॉल है वो GBR है। तो IMS 101% जाएगा। IMS के लिए तुम ऑपरेटर को गाली दे सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप कॉल के लिए तुम ऑपरेटर को गाली नहीं दे सकते हो, क्योंकि ऑपरेटर बोलता ही नहीं है कि वो व्हाट्सएप पे कॉल कराएगा। वो तो व्हाट्सएप वाले बोलते हैं ना कि इंटरनेट पे कॉल कराएंगे। तुमको एयरटेल थोड़ी ना बोलता है कि व्हाट्सएप पे कॉल कराएगा, तुमको व्हाट्सएप वाले बोलते हैं कि हाँ हम कॉल करा देंगे इंटरनेट। तो इसीलिए तो IMS आया है ना, कि आपको गारंटी देता है। इसीलिए IMS है, क्योंकि वो आपको GBR है। और जो आप व्हाट्सएप या इसका जिस पे भी कॉल करते हैं, स्काइप, व्हाट्सएप जितने भी हैं सारे इंटरनेट के ऊपर चलते हैं, तो ये सारे नॉन GBR है। ओके, तो हम लोग अभी क्या समझ रहे हैं कि मैक्सिमम स्पीड कितना यूई सपोर्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास दो तरह के MBR हैं। इसको हम लोग देखे थे अभी, एक तरह का MBR जिसको हम लोग बोले थे यूई MBR, राइट। और एक तरह का और APN MBR देखे थे हम लोग, APN MBR। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ये दोनों क्या है, यूई MBR क्या है और APN MBR क्या है, और दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं, है ना, इसको समझ लेते हैं। तो APN MBR के बारे में सबसे पहले लेते हैं, एक कॉलम बना लो सभी लोग, दो यहाँ पे से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको समझने के लिए। तो अगर हम एक नेटवर्क के बारे में बात करें तो नेटवर्क में 3 या 4 तरह के APN हर एक सब्सक्राइबर को दिए जाते हैं। जैसे एक इंटरनेट का APN, इंटरनेट चलाने के लिए एक APN, जैसे हमारा एयरटेल इंटरनेट या सारा इंटरनेट है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे आप लोग को समझने के लिए, एयरटेल इंटरनेट, ये आपका APN क्या कराता है, इंटरनेट चलाता है। आप जब भी नेट को ऑन करते हैं तो आपका ये इंटरनेट पे ये APN काम करता है। दूसरा है IMS APN, ये इस समय हमारा IMS कॉल जितने भी होते हैं वो IMS के APN पे होते हैं। एक और होता है MMS का APN। तो ये 3 तरह का तो है ही बाय डिफॉल्ट, हर एक ऑपरेटर लगभग अपने पास रखता है। और भी हो सकते हैं जैसे SOS का APN, ये इमरजेंसी कॉल के लिए यूज होता है। तो आपको अगर कोई पूछ सकता है कि इमरजेंसी कॉल क्या होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि इमरजेंसी कॉल कैसे जाता है। ओके, अभी मैं बता दूंगा उसको इमरजेंसी कॉल। तो SOS हो सकता है, और एक हो सकता है वेदर के लिए। अब इन सबका अपना अपना स्पीड होगा, इन सबका अपना अपना स्पीड है। तो मान लो कि हम
स्पीड के बारे में बात करें तो ये जो हमारे इंटरनेट भाई साहब हैं इनको हमने 60 Mbps स्पीड दिया है, अपलिंक और डाउनलिंक दोनों। IMS वाले को 30 Mbps, MMS वाले को 10 Mbps, SMS वाले को 30 Mbps, इधर वाले को 10 Mbps। इन सबको ऐड करो, कितना आ रहा है 6, 30, 90, 100, 140 है ना। इनका स्पीड टोटल कितना होगा अगर सबको ऐड किया जाए तो कितना हो जाएगा 140, राइट। 60, 30, 90, 90, 100, 140, 140 Mbps मैक्सिमम अपलिंक या डाउनलिंक APN AMBR हो सकता है अगर सभी एक साथ चलें। अगर सारा सर्विस हम लोग एक साथ लेना स्टार्ट कर दें तो कितना स्पीड मैक्सिमम आएगा 140 Mbps आएगा, 140, राइट। अगर सभी सर्विस एक साथ स्टार्ट कर दिया जाए। अब लेकिन यहाँ पे खेल ये भाई साहब समझते हैं, ये भाई साहब क्या करते हैं UEMBR, ये बोलते हैं कि मैं मैक्सिमम 100 Mbps ही सपोर्ट कर सकता हूं। ये UEMBR जो होता है वो बोलता है कि मैं UE मैक्सिमम 100 Mbps ही सपोर्ट कर सकता हूं। तो UEMBR से कभी भी APN MBR ज्यादा नहीं हो सकता है, दैट इज बाय डिफॉल्ट। सो UEMBR से हमेशा ही लेस या इक्वल्स रहेगा क्या APN MBR। समझ में आया। UEMBR से हमेशा ही APN MBR लेस या बराबर रहेगा, लेस या बराबर रहेगा। तो APN MBR ऐसा MBR होता है जो हर एक स्पेसिफिक APN को हम लोग डिजाइन करते समय बता देते हैं। UEMBR क्या होता है, हाउ मच AMBR, हाउ मच मैक्सिमम स्पीड, एग्रीगेट मैक्सिमम स्पीड UE कैन सपोर्ट। So UE can support maximum 100 Mbps। So अगर APN AMBR इन सबको जोड़ दिया जाए तो इनका कितना वैल्यू आएगा 140। तो अगर ये सारे एक साथ चलेंगे तो UEMBR 100 है ही नहीं, 140 है ही नहीं, 100 Mbps ही सपोर्ट करता है। तो इस समय हमारा क्या हो गया, कंजेशन हो गया। समझ में आ रहा है क्या, ये 140 मांग रहा है और ये मैक्सिमम 100 सपोर्ट ही करता है, तो क्या हो गया, कंजेशन हो गया। तो UEMBR मैक्सिमम, UEMBR ऑलवेज APN MBR से ज्यादा होता है या उसके बराबर होता है, या उल्टे में कहें APN MBR UEMBR के बराबर हो सकता है या उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है ना। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसी को कंट्रोल करने के लिए अगर मान लो ये एक ऐसा सब्सक्राइबर है जो ये सारे सर्विसेज एक साथ करना चाहता है तो पॉसिबल ही नहीं है 100 Mbps को। तो ऐसे चीज को कंट्रोल करने के लिए MME को हमने एक पावर दिया, MME को हमने एक पावर दिया है, क्या बोलते हैं उसको, MME के पास ही एक होता है क्या, कंजेशन कंट्रोल। मतलब यही बियरर को क्रिएट करता है और यही बियरर को क्या कर देता है, यही बियरर क्रिएट करता है ना। इसका क्या काम है, बियरर को क्रिएट करना, बियरर को मॉडिफाई करना और बियरर को डिलीट कर देना। तो यहीं पे इसका तीन ही काम है, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट, यही काम है इसका। तीन काम, किसी भी बियरर को क्रिएट करेगा LT में, किसी भी बियरर को मॉडिफाई करेगा LT में और किसी भी बियरर को डिलीट कर देगा। तो अगर
ये सारे के सारे चाहते हैं कि बियरर क्रिएट करें, इसमें कुछ डिफॉल्ट है कुछ डेडिकेटेड है। जैसे ये वाला क्या है, डिफॉल्ट है, ये वाला डेडिकेटेड है। आईएमएस कॉलिंग करेंगे, सिग्नलिंग नहीं, आईएमएस कॉलिंग। हमेशा ही जब भी सर्विस होगा तो आईएमएस का कॉलिंग ही होगा। तो आईएमएस कॉलिंग, एमएमएस डेडिकेटेड, एसओएस डिफॉल्ट डेडिकेटेड दोनों हो सकता है। तो ये हमारा सॉरी, इसको हम लोग रखेंगे डेडिकेटेड सर्विसेज पे, एसओएस को, वेदर ये भी डेडिकेटेड सर्विसेज। तो ये हमारा जो है, ये अगर सारे एक साथ सर्विस करना चाहते हैं तो कैसे एमएमई इसको रोकेगा। इसके लिए एमएमई के पास एक वैल्यू दिया गया, उस वैल्यू को बोलते हैं एलोकेशन एंड रिटेंशन पॉलिसी, एआरपी। इसका फुल फॉर्म है एलोकेशन एंड रिटेंशन पॉलिसी, लिख लो। इसको बोलते हैं एआरपी। इसकी वैल्यू होती है 1 से लेके 15 तक के बीच में। 15 क्या है, सबसे हाई है, तो 1 सबसे लो होगा। ओके, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। यह होता है क्या, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक को बोलते हैं पीबीआई, एआरपी के अंदर ये होता है, और एक को बोलते हैं पीसीआई। इसको भी लिख लेंगे, इसको बोलते हैं प्री एम्सन कैपेबिलिटीज प्री एम्सन कैपेबिलिटी, LITY इंडेक्स, और इसको बोलते हैं प्री एम्सन vulnerability इंडेक्स। इन पीसीआई पीवीआई के क्या काम है, प्री एम्सन कैपेबिलिटी और प्री एम्सन वनरेबिलिटी इंडेक्स, ये दो इंडेक्स होते हैं। इससे क्या होते हैं, अगर ये दोनों ही इंडेक्स ट्रू है, ये दोनों इंडेक्स अगर ट्रू है, ट्रू और ट्रू, ये दोनों ही इंडेक्स अगर ट्रू है, ये आपको बहुत आगे जाके अगर आप एलटी डीप में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एसडीएफ या कैसे पीडीएफ के लिए काम करते हैं। तो मैं जितना समझा सकता हूँ अभी उतना ही समझाऊंगा, क्योंकि ये बहुत डीप का काम है। ये हमारा एसडीएफ के हिसाब से डिफाइन करता है, पीसीआरएफ बताता है इसको कि पीवीआई और पीसीआई ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। अगर पीसीआई और पीवीआई ट्रू है तो उस वियरर को कम, ज्यादा या डिलीट किया जा सकता है, कम, ज्यादा या डिलीट किया जा सकता है, पीसीआरएफ बताता है। तो ये हमारा डिफॉल्ट बियरर्स के लिए हमेशा ही ट्रू रखते हैं, डिफॉल्ट बियरर्स के लिए हमेशा ही ये क्या रहता है, ट्रू रहता है, ट्रू ही रखते हैं इसको डिफॉल्ट बियरर्स के लिए। मैक्सिमम हम हर केस में डिफॉल्ट बियरर्स के लिए पीवीआई और पीसीआई को हम लोग ट्रू ही रखते हैं। डेडिकेटेड बियरर्स के केस में ये हमेशा ही हमेशा फॉल्स रहेगा। क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता, डेडिकेटेड बियरर हमेशा ही हमेशा फॉल्स रहेगा। कौन बताता है, पीसीआरएफ बताता है, अटैच करते समय ही पीसीआरएफ बता देता है। तो जैसे ही आप डेडिकेटेड बियरर लेने जाते हो, आप पीसीआरएफ के पास जाओगे तो पीसीआरएफ से पूछोगे कि भैया ये कौन सा बियरर, इसका पीसीआई पीबीआई क्या है। अगर पीसीआरएफ आपको ट्रू ट्रू दिया है तो उसको कम या ज्यादा कर सकते हो, अगर फॉल्स फॉल्स दे दिया तो आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। अब चलते हैं इस केस को, किस केस की तरफ बढ़ते हैं आप। अब क्या बोल रहा है हमारा कि ये सारे के सारे एक साथ हम लोग करना चाहते हैं। तो पीसीआरएफ सबके लिए इसको समझ जाएगा, इसको बोलेगा कि ये वाला डिफॉल्ट बियरर है, ये इसके लिए क्या कर देगा, ट्रू करके भेज देगा इसको। ये हमारा डेडिकेटेड बियरर, तो इसके लिए फॉल्स फॉल्स देगा एमएमई को। एमएमएस को डेडिकेटेड बियरर है तो बोलेगा फॉल्स फॉल्स। एसओएस ये भी एक डेडिकेटेड बियरर है, बोलेगा फॉल्स फॉल्स। वेदर ये भी एक डेडिकेटेड बियरर है, बोलेगा फॉल्स फॉल्स।
तो एमएमई किसको डिलीट या मॉडिफाई कर सकता है? केवल और केवल इसको, इंटरनेट वाले को। बाकी तो ये कुछ कर ही नहीं सकता। बाकी इन तीन चारों को तो डेडिकेटेड वेयर है, पहले ही बोला है कि ना ना आप इनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे ही ये 140 को क्रिएट करना जाएंगे, जैसे ही ये 140 क्रिएट करना जाएगा, तो इन सब की वैल्यू कितनी है? 30, 40, 70, 80। 80 इनको स्पीड 100% देगा, इनको 80 Mbps का स्पीड सबको अपना अपना दे देगा। और बाकी जो है कंजेशन कंट्रोल के केस में ये जो आपका 60 Mbps है, ये तो कम ज्यादा हो सकता है, तो आपको इसको दे देगा 20 Mbps। काम सही हो गया। 100 देना था, 100 का काम हो गया। तो सभी अगर करना चाहते हैं तो ऐसे काम करेगा कि इंटरनेट वाले को 60 नहीं देगा, तब इंटरनेट वाले को 20 के लिए ही मांगेगा और बाकी सबको पूरा प्रोवाइड कर देगा। तो ऐसे हम लोग काम करते हैं कंजेशन कंट्रोल के केस में। या अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज आ गया या पुअर नेटवर्क आ गया, पुअर नेटवर्क आ गया तो आपका रैप कम हो जाएगा। तो जैसे ही रैप कम हो जाएगा ये स्पीड कम हो जाएगी आपकी इंटरनेट। तो आप हमेशा देखते होगे, अब जैसे ही पुअर कनेक्शन की तरफ जाते हो या ज्यादा हाई स्पीड को कंज्यूम करने लगते हो तो आपका इंटरनेट धीरे चलने लगता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पीसीआई और पीबीआई इनेबल्ड होता है या ट्रू होता है। तो एमएमई उसकी स्पीड को कम या ज्यादा कर सकता है, लेकिन आईएमएस के केस में वो नहीं कर सकता है, एमएमएस के केस में वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारे डेडिकेटेड बेयरर्स हैं और इनके लिए पीसीआई पीबीआई फॉल्स रहता है। तो ऐसे कंडीशन कंट्रोल को किया जाता है। ये आपका हो गया कि आंसर इन दोनों ही क्वेश्चन का। हाउ मच मैक्सिमम स्पीड यूई कैन सपोर्ट, तो यूई एमबीआर से ज्यादा नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है, हाउ यूई विल डिसाइड द सर्विस इज इंपॉर्टेंट, तो यूई डेडिकेटेड सर्विस को देखेगा और डेडिकेटेड सर्विस को दे देगा सर्विस, और इनको क्या कर देगा, कम या डिलीट कर देगा। तो कम करेगा तो मॉडिफाई करेगा, या डिलीट कर देगा तो डिलीट कर देगा। डिलीट सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट, डिलीट सेशन रिक्वेस्ट। ओके, तो ये आपका आंसर है इसका। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा इन दोनों का आंसर। और किसी को नहीं आया तो पूछ सकता है। सभी लोग इसको नोट डाउन कर लें। ओके, ये नोट डाउन हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायर शार्क डिस्प्ले फिल्टर यूज्ड इन टेस्टिंग। तो आपको सबको पता होगा कि वायर शार्क क्या है। वायर शार्क एक प्रोटोकॉल एनालाइजर है जिसको हम लोग टेस्ट करते समय प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है कि आपने टेस्टिंग सही किया है या नहीं किया है, या कहाँ पे कोई इशू आ रहा है। तो इन सारी चीजों को ट्रबल शूट करने के लिए या सही चीज को पता करने के लिए कि सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, जिस नोड से आप पैकेट को भेज रहे हैं वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके लिए आपके पास जो टूल है वो हमारे पास वायर शार्क है, एजीलेंट है, ये सारे टूल्स हैं, ये ट्रेसिंग टूल्स है। ये आपको बताते हैं कि पैकेट का फ्लो कैसे हो रहा है, या कोई गलत हो रहा है तो उसका रिस्पॉन्स आपको बता देते हैं। तो यही वायर शार्क है। इस वायर शार्क में दो तरह के इंटरफेस होते हैं। ये जो आप लोगों को दिख रहा है अप्लाई एज ए डिस्प्ले फिल्टर, ये आपका डिस्प्ले फिल्टर होता है। वही बता रहा हूँ दोस्त, वही बता रहा हूँ आपको। ये आपका वायर शार्क है। वायर शार्क का मैं
जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ये मेरा वीडियो भी है, वीडियो पे भी देख सकते हो कि कैसे करते हैं ये सारा चीज यूट्यूब पे। तो ये हमारा वायर शार्क में ये हमारा डिस्प्ले फिल्टर होता है जो देखना चाहते हैं, और दो तरह का फिल्टर होता है, जो देखना चाहते हैं और दूसरा क्या क्या हम लोग कैप्चर, मतलब क्या क्या हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, क्या क्या लोड करना चाहते हैं, या डाउनलोड कैसे क्या क्या करना चाहते हैं। जैसे आप लोग सभी लोग देखे होंगे टेम्स या जिनेक्स को आप सभी लोग यूज करते हो, तो उसमें क्या करते हो, आप कॉल करते हो और जिनेक्स प्रोब या जिनेक्स आपके टेम्स में क्या करता है, वो उस लॉग को रिकॉर्ड करता रहता है, और लॉग फाइल फिर आप अपने आरएनओ या जो भी आपका कंपनी का है उसको भेज देते हो, और वो लॉग फाइल रन करके देख लेता है, जिसमें भी रन करना है, टेम्स डिस्कवरी या जिसमें भी रन करना है, जिनेक्स असिस्टेंट वगैरह में। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले उस कॉल के पैकेट को डाउनलोड करते हैं, और फिर उसके साथ साथ उसको देखते भी रहते हैं। तो इसी तरह से डाउनलोड करते समय हम लोग को डाउनलोड करने के लिए जो फिल्टर यूज होता है, उसके लिए हम लोग कैप्चर को यूज करते हैं। तो कैप्चर को क्लिक करेंगे और ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस पे यहाँ पे जैसे ही जाएंगे आपके पास इंटरफेसेस मिल जाएंगे कि कौन कौन से इंटरफेस को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन कौन से इंटरफेस को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, उस इंटरफेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले वायर शार्क में आपके पास दो तरह का फिल्टर होता है, क्या होता है, कैप्चर फिल्टर, जहां से आप अपने जैसे ही कैप्चर फिल्टर, मतलब कि आप आईएमएस का कॉल कर रहे हो तो उसको सबसे पहले डाउनलोड करोगे उस कॉल को, या आईएमएस के सेशन को डाउन कॉल कर रहे हो तो उसके पैकेट्स को डाउनलोड करोगे। तो पैकेट को डाउनलोड करते समय कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, कैप्चर फिल्टर। और पैकेट को देखने के लिए, समझने के लिए कौन सा फिल्टर यूज करते हैं, डिस्प्ले फिल्टर। तो डाउनलोड करते समय ऐसा नहीं कि कोई फालतू का फिल्टर हम लोग डाउनलोड कर लें, कोई जो हमारे यूज का नहीं है। मान लो हमारे पास अभी ये जो हम लोग एग्जांपल अभी मैंने दिखाया था कि 10 हमको इंटरफेस दिखाई दे रहा है, 10 इंटरफेस, लेकिन आईएमएस कॉल के लिए हमको क्या कितना इंटरफेस चाहिए, तो कहाँ कहाँ पे हमको आईएमएस का ट्रेस लेना पड़ेगा, अगर आईएमएस का कॉल कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ पे ट्रेस हमको लेना पड़ेगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, आईएमएस कॉल को ट्रेस करना है, आईएमएस कॉल ट्रेसिंग, इसको हमको ट्रेस करना है। इसके लिए हमको कहाँ किस किस नोड का एक्सेस चाहिए होगा, किस किस नोड पे कॉल जाएगा, तो हमको पीसीएससीएफ पे ट्रेस करना चाहिए, और कहाँ पे एससीएससीएफ पे ट्रेस करना चाहिए, और यूई हो जाना चाहिए, यूई तो रह नहीं रहेगा, और टास रहना चाहिए, और इनम रहना चाहिए, और कुछ हो गया, मतलब पीसीएससीएफ दोनों साइड का मैंने बना लिया, पीसीएससीएफ एससीएससीएफ टास एचएसएस होना चाहिए, यही नोड होना चाहिए, यही नोड हमारे पास है जो आईएमएस कॉल के लिए यूज होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आपके लैब में या आपके लाइव में आप जहां भी काम करोगे, एक इंटरफेस बनाया जाएगा इन्हीं लैब का यूज करके। तो ऐसे इंटरफेस का नाम ऐसे लिखा जाएगा, आपको मैं समझा देता हूँ। सेम जैसे मैंने वायर शार्क खोला वैसे ही वायर शार्क खोलना है, वायर शार्क खोलना है, लेकिन ये आपका लोकल वायर शार्क नहीं, आप जिस सर्वर पे काम कर रहे हो वहां का वायर शार्क। तो इंटरफेस पे जाना है, कुछ नहीं करना है, कंट्रोल के डालना है, CTRL के या कैप्चर फिल्टर पे ही क्लिक करना है और ऑप्शन पे जाना है, कंट्रोल के, ये भी डालेंगे तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पे नहीं, ये लोकल वाला है, ये लोकल वाला है, ये मेरे लैपटॉप के अंदर जो डाउनलोड हुआ है वो है। आप जब सिस्टम के अंदर करेंगे तो उसका अलग होगा। तो वैसे ही जैसे ये इंटरफेस बना हुआ है, वैसे ही आपके अंदर वो इंटरफेस नेटवर्क वाले बना के रखते हैं, तो वो आपको इंटरफेस बना के रखेंगे। जैसे पीसीएससीएफ एससीएससीएफ का एक इंटरफेस बना के रख लिया इनके ट्रैफिक को, तो हमने बोल दिया क्या, CSCF 1101, ये एक इंटरफेस है, डॉट VX कुछ ऐसे रख दो, VCSF। इनके अंदर हम लोग जितना भी कॉल CSCF के अंदर जाएगा, अगर इसको क्लिक कर लिया जाएगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा। और टास्क के लिए टास्क 1101 VSF, HSS के लिए
HSS IMS ऐसा डिफाइन करके रखा है। जो IMS वाला HSS है केवल वही 1001 VSF से कुछ UE को तो रहेगा, UE को तो कुछ करना नहीं है ऐसे। और बाकी LT के लिए भी है, LT वाला भी चलो लिख देता हूँ। ऐसे आपको दिखाई देगा इंटरफेस LT का ऐसे MME 1001 डॉट वोडाफोन सर्वर फंक्शन, ऐसे ही आपका HSS LTE 1001 VSF, ऐसे ही SKJ 1001 डॉट VSF। गेटवे अब मान लो किसी को IMS का कॉल करना है और IMS के कॉल में इतने ऑप्शन उसको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये सारे ऑप्शन समझ लो कि ऐसे ही आएगा आपके पास इतने ऑप्शन। आपके सर्वर, ये वाला आपका वाला सर्वर वायर शार्क नहीं, आपके ऑपरेटर वाला वायर शार्क का सर्वर, चाहे आप ऑपरेटर का बोलो चाहे एयरटेल के वायर शार्क सर्वर पे आप लोग लॉग इन करके, आपको यूजर आईडी या पासवर्ड दे दिया जाएगा, आप वहां पे लॉग इन करके देखोगे, राइट। तो VMMS के सर IMS एक्चुअली अलग अलग नहीं होता है, लेकिन ट्रैफिक के लिए अलग अलग बना दिए हैं, है ना। अलग अलग नहीं होता है, सेम ही HSS होता है। मैंने ट्रैफिक के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग पोर्ट के हिसाब से। तो IMS वाला अलग पोर्ट पे जाता है, HSS वाला अलग पोर्ट पे जाता है। ओके रवि, कोई अलग नहीं होता है, मैंने ट्रैफिक को डिवाइड करने के लिए बना दिया है ना। कोई अलग नहीं होता, एक ही HSS होता है, उसके अंदर कई सारे पोर्ट हम लोग बना सकते हैं ना, कि इस पोर्ट पे LT वाला आएगा, इस पोर्ट पे IMS वाला आएगा, ऐसे। ओके तो अगर मेरे को IMS का कॉल करना है तो कोई एक बंदा बताए मेरे को इसमें से सारा सेलेक्ट करना चाहिए, कुछ सेलेक्ट करना चाहिए, सभी सभी सारे ट्रैफिक को कैप्चर करना चाहिए। ऐसे ट्रैफिक आपका सब पे फ्लो होता रहेगा। मतलब इस पे 1000 कॉल चल रहा है, इस पे 3000 चल रहा है, इस पे 5000 चल रहा है, इस पे 6000 चल रहा है, इस पे 1000 चल रहा है, 2000 चल रहा है, ऐसे हमेशा ट्रैफिक फ्लो होता रहेगा। क्योंकि और लोग भी तो कॉल कर रहे होंगे ना, केवल आप ही नहीं कर रहे होंगे, और भी 10-15 लोग या 1000 लोग काम कर रहे होंगे, उनका भी कॉल आ रहा होगा। तो अगर आपको IMS का करना है तो क्या सही है कि सबको कैप्चर किया जाए, सभी के लॉग फाइल को कैप्चर किया जाए? फालतू में लेके क्या फायदा, है ना, आपका ही स्पेस ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप IMS का कर रहे हो तो केवल उन्हीं का करो जो IMS के पैकेट को लेते हैं। तो IMS के पैकेट को कौन लेता है? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीन। तो ऐसे ही आप जब जब आप ऑपरेटर या जब किसी भी ऑपरेटर के लिए काम करो, वोडाफोन के लिए या वोडाफोन, तो वोडाफोन के वायर शार्क सर्वर पे, अपना लोकल वाला वायर शार्क नहीं, ये लोकल वाला वायर शार्क नहीं, लोकल मतलब आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर जो है उसके अंदर नहीं, जो ऑपरेटर ने आपको देगा, या ऑपरेटर जिसके लिए भी काम करो, वोडाफोन, एयरटेल, जो भी है, जियो, वो आपको एक यूजर नेम और पासवर्ड दे देगा। वहां पे लॉगिन करके आप उसके वायर शार्क सर्वर पे ऐसे चले जाओगे जैसे ये दिखाई दे रहा है, और कंट्रोल के डालोगे डिस्प्ले फिल्टर के लिए, तो आपको ये सारा का सारा इंटरफेस वहां पे दिखाई दे देगा। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि ऐसे दिखाई देगा, है ना, ऐसे ही कुछ ना कुछ ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको उनमें से सबको सेलेक्ट नहीं करना है, जो आपके लिए यूजेबल है उन्हीं को सेलेक्ट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे को मान लो कि IMS कॉल करना है तो 4 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो ट्रेस मेरा डाउनलोड होने लगेगा, देखो पैकेट्स डाउनलोड होने लगे। लेकिन अब इनमें से भी मेरे अपने वाला देखना है,
क्योंकि इनमें से भी इस ट्रैफिक पे भी इस इंटरफेस पे जितने भी लोग कॉल कर रहे होंगे आईएमएस का, उनका सबका दिखाई दे रहा होगा, करेक्ट ना? और भी लोग तो कॉल कर रहे होंगे ना, केवल आप ही तो नहीं कर रहे हो, और भी लोग कॉल कर रहे हैं, तो आपको उन सबका दिखाई देगा। 1,00,000 पैकेट, मान लो 887 आ गया। अब ये सारे 887 यहाँ पे देखा जाए तो हमने कितना पैकेट डाउनलोड कर लिया, देखो यहाँ पे दिखाई देता है, अगर आप देखोगे तो हमने कितना पैकेट डाउनलोड कर लिया, 887 पैकेट डाउनलोड कर लिया। लेकिन हमारा अगर आईएमएस का कॉल फ्लो देखा जाए तो 20 से 30 आएगा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है। तो हम वो पैकेट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उनको देखने के लिए जो फिल्टर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले फिल्टर। समझ में? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या समझाया आपको कि इस इंटरफेस पे, ये जो हमारा 3 इंटरफेस पे है, CSCF 101, CSCF 101, TAS 101, HSS 1001, इन तीनों को सेलेक्ट किया हमने। इन तीनों को सेलेक्ट करने के बाद भी इस पे कम से कम 3,000 मतलब 300-400 लोग मान लो एक टेस्टर काम कर रहा है। अब मैं केवल टेस्टिंग का ही बात कर रहा हूँ, लाइव में तो पता नहीं 1,000 आएगा या 2,000, 3,000, 10,000 आएगा, यूजर एक साथ कॉल करते हैं। तो उसके लिए आपको अपने वालों को कैसे देखना है, वो तो आप इनको इस पे डाउनलोड कर रहे हो, अपने वाले को कैसे देखोगे, इसके लिए जो फिल्टर यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्ले फिल्टर। ये वाला फिल्टर डिस्प्ले फिल्टर यहाँ पे लगा देते हैं। तो डाउनलोड करते समय ही इसको देखने के लिए, अपने जो हमारे फिल्टर्स हैं उनको देखने के लिए जो हम लोग फिल्टर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्ले फिल्टर। डाउनलोड करने के लिए जो फिल्टर यूज करते हैं उसको हम लोग कैप्चर फिल्टर। कैप्चर फिल्टर में क्या होता है, इंटरफेसेस सेलेक्ट करना होता है। तो कैप्चर फिल्टर में हम चाहते तो सबको कैप्चर कर सकते थे, लेकिन हमने अपने हिसाब से ट्रैफिक को कैप्चर किया, और वो की कौन से, 3 वाले कैप्चर किए, बाकी सब हमारे हिसाब के नहीं है तो हमने उनको छोड़ दिया। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? किसी को भी इसमें कोई डाउट है? ओके, तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि डिस्प्ले फिल्टर्स आप अपनी कंपनी में जाके कौन कौन से यूज करोगे। अगर आपको अच्छे से आता है तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही आपको डिस्प्ले फिल्टर बनाना होना चाहिए। आपको मैं पहले से ही सिखा देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जब जाएंगे तो आप ट्रेस को अच्छे से समझ सकते हैं। तो सभी लोग देखेंगे कि आईएमएस कॉलिंग के लिए डिस्प्ले फिल्टर, कैप्चर फिल्टर तो आपको समझ में आया कि वो सर्वर को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। अब डिस्प्ले फिल्टर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग है। तो आईएमएस कॉल के लिए देखते हैं। आईएमएस कॉल के लिए इसके अंदर बाबा ना केवल और केवल प्रोटोकॉल ही डाल सकते हैं। ऐसे मैं अनिल डाल दूंगा तो नहीं है, क्या इसका नाम ही क्या है, ये प्रोटोकॉल एनालाइजर है, तो प्रोटोकॉल को ही देखता, अनिल को नहीं देख पाएगा। तो और सिप में हमारा जो आईएमएस है उसमें भी कॉल किस में जाता है, प्रोटोकॉल में ही जाता है। तो कौन से प्रोटोकॉल में कॉल जाता है, सिप प्रोटोकॉल में हमारा जाता है क्या, कॉल। तो देखो इसका कैसे बनेगा। आईएमएस कॉल के लिए अगर हम लोग फिल्टर बनाना चाहते हैं तो क्या क्या बनेगा, दिखाते जाए यार इसको। ओके, तो आईएमएस कॉल के लिए हमारे पास जो फिल्टर है, सबसे पहले सिप SIP, उसके बाद SIP के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। SIP के अंदर हम लोग इसको बहुत तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं सबसे अच्छा वाला फिल्टर बताता हूँ, सिप कंटेन्स। इस फिल्टर का मतलब आप कैसे फिल्टर करते हो, आप सभी लोग एक्सेल को पता होगा, एक्सेल में भी फिल्टर किया जाता है। वो कैसे करते हैं, अपने डेटा को निकालना। फिल्टर का मतलब यही है कि बहुत सारा जहाज है उसमें से अपने फिल्टर को निकालना, समुद्र में से मछली मारना, क्या है, फिल्टर ही है। छोटा छोटा जाल फेंकते हैं, उसमें से मछली जो उस जाल से छोटी होती है वो फंस के आ जाती है, यही काम है। तो आपके जो नेट का जो वो होता है उसमें से मछली फंस के आ जाती है, यही आईएम फिल्टर का काम है। तो आपने जो पैकेट डाउनलोड किया है, एक ओशन है, उस ओशन में से आप ऐसा मछली, ये जो आपके यूजफुल की मछली है, उस फिश को आप निकालना चाहते हो, तो वही फिल्टर है। तो सिप कंटेन्स, अब इस सिप कंटेन्स में आप अपना ए पार्टी का नंबर दे दीजिए। ए पार्टी नंबर मैं लिख देता हूँ,
ए पार्टी नंबर मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे 743298112223 ले लो। तो यहाँ पे ए पार्टी का एड्रेस, फिर बी पार्टी का एड्रेस दे दो ऐसे ही, सिप कंटेन्स 7432981123 को कॉल किया। अब देखो, अब हमने क्या कर दिया, ए पार्टी और बी पार्टी दोनों का नंबर दे दिया। इससे क्या होगा, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ अगर कोई भी ऐसा मैसेज रखता है जिसमें ये नंबर मौजूद है, प्रेजेंट है, तो वो मुझे दिखा दो। यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, कि मेरे को जो देखना है वो तुम दिखा दो। तो मैंने क्या फिल्टर दिया कि सिप कंटेन्स ऐसा कोई भी मैसेज अगर सिप रखता है जिसमें ये नंबर प्रेजेंट है तो वो मेरे को दिखा दो। तो मैंने क्या दिखा, इसमें लिखा सिप कंटेन्स ए पार्टी और बी पार्टी का नंबर। वो हम लोग जो कॉल करेंगे वो नंबर तो जाएगा ही जाएगा, किसमें जाएगा, टू और फ्रॉम हेडर में जाएगा। सबको पता चल रहा है ना कि ये नंबर किस में जाएगा, टू हेडर और फ्रॉम हेडर में जाएंगे, 101% जाएगा। टू और फ्रॉम हेडर में ये दोनों नंबर जाएंगे, तो उनको हमने फिल्टर कर लिया कि ये जो टू फ्रॉम में जो जा रहा है, इस टू फ्रॉम में अगर ये वाला एड्रेस हो तो हमको दिखाओ, तो वो सिर्फ फिल्टर करके हमको यही दे देगा। और क्या देखना है हमको, और क्या देखना है, डायमीटर का एक मैसेज देखना है। कौन सा, LIR। तो पहले तो DNS देख लेंगे, कहाँ पे, इनम के लिए। इनम का जो मैसेज है वो DNS प्रोटोकॉल में ही जाता है। इनम एक सर्वर है, लेकिन प्रोटोकॉल जो बात करता है वो क्या है, DNS प्रोटोकॉल में ही बात करता है। और एक डायमीटर का मैसेज है जो हमको देखना है। कौन सा मैसेज देखना है, लोकेशन इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट, LIR। तो LIR हमारा कैसे बनता है भाई, कोई बताएगा LIR का क्या है हमारा, क्या हम लोग LIR के लिए डाल सकते हैं। LIR के लिए हम लोग क्या डाल सकते हैं, डायमीटर को कैसे फिल्टर किया जा सकता है, और कैसे फिल्टर किया जा सकता है डायमीटर को। कॉमन कोड, कॉमन कोड नहीं, क्या, कमांड कोड, सॉरी, कमांड कोड है ना, कॉमन कोड नहीं है, कमांड कोड है। तो हमारा डायमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं इंटरफेस के हिसाब से, IMSI के हिसाब से, जो IMSI बोला वो भी सही है, IMSI के हिसाब से भी कर सकते हैं, या फिर कमांड कोड के भी हिसाब से कर सकते हैं, या एप्लीकेशन आईडी मतलब इंटरफेस से भी कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको तीनों ऑप्शन दूंगा, आप चाहो तीनों बता सकते हो। तो डायमीटर अगर आप चाहते हो कि एप्लीकेशन आईडी के हिसाब से करो, तो मतलब इंटरफेस के हिसाब से CX इंटरफेस यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे डायमीटर डॉट एप्लीकेशन आईडी इक्वल्स 16777। ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये सही नहीं है। आप कमांड कोड से करो या फिर IMSI से करो, सबसे बेहतर होगा। नहीं, ये सारा देगा आपको मैसेज, है ना, इस इंटरफेस का जितना मैसेज होगा वो सारा देगा। तो ये यूजफुल नहीं है, मतलब कि आएगा उसमें आपका भी, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। या फिर आप यहाँ पे ही और में लिख सकते हो diameter dot cmd dot code equals 302, या फिर आपका IMSI नंबर, यहाँ पे आप देंगे बी पार्टी का IMSI नंबर, क्योंकि बी पार्टी के लिए LIR या LIA करेगा, है ना, ए पार्टी वाला नहीं देना है। ठीक है, तो ये तीनों में से कोई आप ये दे सकते हैं। ये आपका वायर सर्च फिल्टर है IMS के लिए। तो कोई भी अगर आपसे पूछे तो आप ऐसा ही बताना कि सिप कंटेंट्स ए पार्टी का नंबर दे दीजिए, सिप कंटेंट्स बी पार्टी का नंबर दे दीजिए, DNS दे दीजिए, और आपका डायमीटर डॉट एप्लीकेशन आईडी, या कुछ भी बोल सकते हो आप इसमें से, वो आपके ऊपर। तीनों में बेस्ट ये है डायमीटर डॉट CMD डॉट कोड या डायमीटर कंटेंट्स IMSI, ये दोनों बेस्ट है। ये वाला भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको यही IMS अटैच के लिए करना हो
तो CX दो, IMS अटैच, उसमें क्या देना है, सिप, लिख लो सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट, सिप कंटेन्स ए पार्टी, केवल ए पार्टी का ही आएगा उसमें, तो एक ही नंबर अटैच होगा, दो नहीं होगा ना, 74, क्योंकि आप अपने को ही अटैच करोगे, तो ये सिप कंटेन्स हो जाएगा, और वहां पे आप दो एप्लीकेशन आईडी, डायमीटर डॉट एप्लीकेशन आईडी इक्वल्स इक्वल्स, दो बार इक्वल्स देते हैं ना, 16777 और SIP contains, sorry, diameter dot application ID equals 16777 और SIP contains this or this, ये आपका IMS अटैच के लिए। ओके, आप यहाँ पे देखोगे जब आप सही डालोगे तो आपका ग्रीन होगा, गलत डालोगे तो आपको तुरंत बता देगा कि आप गलत डाले हो। जैसे मान लो बड़े लेटर में सिप डाल दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, छोटे लेटर में रहता है हमेशा ही, तो बड़े लेटर में नहीं डालते हैं प्रोटोकॉल को, हमेशा ही छोटे, बड़े लेटर में डालोगे तो रेड हो जाएगा, छोटे लेटर में। और कंटेन्स, स्पेलिंग डालोगे गलत तो गलत हो जाएगा, देखो, और ये अब सही है। सिर्फ अगर यहाँ पे अगर स्पेलिंग गलती डाल दिया, देखो ये रेड हो जाएगा, कुछ भी तो नहीं आएगा। यहाँ पे स्पेलिंग एकदम सही होना चाहिए, सिर्फ कंटेन्स ग्रीन हो जाएगा जैसे ही दे लेंगे 7432981122 और सिप कंटेन्स 7432981123 और DNS, और ऐसे ही देना है। तो भी अब डायमीटर वाला है तो डायमीटर, अब इसको डायमीटर को कैसे फिल्टर कर सकते हैं अपने हिसाब से, एप्लीकेशन आईडी ये वाला है सेकंड लास्ट 16777 और कोड के हिसाब से भी दिखा देता हूँ, डायमीटर डॉट CMD डॉट कोड, LIR का 302 होता है, 300 दो बार देना पड़ता है, इक्वल्स इक्वल्स ऐसे, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें? सभी लोग एक प्रैक्टिस अपने वायर सार्ट में खोल के, है ना, इम्पोर्टेंट है ये आप लोग। क्या चीज? यहाँ पे अप्लाई करते हैं इसको, लिखने के बाद कहाँ पे दोस्त? हाँ, सेव करने का बता देता हूँ इसका। किसका क्वेश्चन पूछो फिर से। क्या क्वेश्चन था? नेटकूल, लोकेशन नहीं, लोकेशन का फ्लो नहीं करना पड़ता है दोस्त। वायर शार्क में मैंने बताया कि सेव करने, अभी देखो डाउनलोड करने के लिए आपको कैप्चर पे जाना है, कैप्चर पे ऑप्शन पे, इसका शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल के डाल दोगे तो खुल जाएगा, वो CTRL की डालोगे तो अपने आप खुल जाएगा। वहां पे आपको जो पैकेट आपको लेना है ना उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए यहाँ से। उससे पहले आप क्या कीजिए, आपको जो देखना है वहां पे आप लगा दीजिए, यहाँ पे है ना, आप इसको लगा दीजिए और उसके बाद कंट्रोल के डालिए और कंट्रोल करके स्टार्ट कर दीजिए। आपका फेस क्या हो जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ऑलरेडी फ्लो हो रहा है ना दोस्त। आप कहाँ पे हैं? आप वायर शार्क सर्वर पे हैं। अभी मेरे लैपटॉप में जो वायर शार्क जो पैकेट फ्लो हो रहा है मैं उसको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखो मेरे लैपटॉप में क्या क्या अभी फ्लो हो रहा है मैं दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो मेरे लैपटॉप में अभी कितना इंटरफेस इनेबल्ड है, देखो
कितना इनेबल्ड है? लोकल एरिया कनेक्शन 13, एनकैप एनपीकैप लुकअप अडाप्टर, वी ईथरनेट, लोकल एरिया कनेक्शन 9, लोकल एरिया कनेक्शन 8, लोकल एरिया कनेक्शन 12, लोकल एरिया कनेक्शन 10, ईथरनेट 3। तो इसमें से जो ट्रैफिक दिखा रहा है देखो किसमें 3 में ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला 3, ये 3 है ना। इसी तरह से आप जब ना एयरटेल, वोडाफोन या आइडिया या किसी के लिए भी काम करोगे तो आपको उसके सर्वर पे जाके ये आपके आपके ये वाला वायर शार्क नहीं, ये वाला वायर शार्क में मेरे का दिखा रहा है, आपको वो लोग उस वायर शार्क का क्या देंगे, एक्सेस देंगे, उसको बोलते हैं क्रेडेंशियल देंगे उसके वायर शार्क का। तो उसके वायर शार्क पे जब आप लॉगिन करोगे और CTRL की डालोगे या कंट्रोल के डालोगे या फिर ऑप्शन और यहाँ पे उसके वाले पे कैप्चर में जाके ऑप्शन पे जाओगे तो आपको ये जो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो इंटरफेस, इसी की तरह से वहां पे ऐसे आपको दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 10 12 या कितने भी हो सकते हैं, ऐसे ही आपको दिखाई देगा। तो IMS कॉलिंग के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से 6 जितने भी हैं 9 है, 9 में से IMS कॉलिंग के लिए यूजफुल कितने हैं, 3 है, 3 ही ट्रैफिक हमको चाहिए। तो ये 3 ट्रैफिक हमको बस डाउनलोड करना है, तो कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे मेरे को 3 को ही लेना है, तो यहाँ पे मैं 3 को सेलेक्ट कर लूंगा, 1 2 3, इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया और स्टार्ट कर दिया। डाउनलोड होने लगा मेरे पास पैकेट, मेरा पैकेट क्या होने लगा, डाउनलोड होने लगा। देखिए पैकेट डाउनलोड होने लगा। कितना पैकेट अभी तक डाउनलोड हो चुका है, इसको स्टॉप कर दीजिए यहाँ पे। तो ये कब करना है, कॉल करने के पहले ही स्टार्ट कर देना है, ऐसा नहीं कॉल करने के बाद स्टार्ट करो तो पैकेट नहीं आएगा। जैसे ही कॉल करने जाओगे उसके पहले ही आप वायर शार्क को सेट कर लोगे। तो ये 3 को मैंने सेलेक्ट कर लिया और स्टार्ट कर दिया, फिर कॉल किया, कॉल जैसे ही सक्सेसफुल हो गया वो सारा डेटा सेव हो गया होगा यहाँ पे, है ना। कॉल किया, बात थोड़ा सा कर लिया और उसके बाद क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, ये डेटा हमारे पास आ गया है। अब इसको कैसे सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं फाइल में, फाइल में जाके ये देखो सेव एज है, सेव एज करके कर सकते हैं, या फिर उससे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा। अब इसमें से केवल वैसे पैकेट मेरे को देखना है जो मेरे लिए यूजफुल है। जैसे मैं केवल DNS देखना चाहता हूँ, देखो अभी तुमको पूरा सही से समझा। इसमें पूरे पैकेट कितने हैं, यहाँ पे नीचे देखो दिखाई दे रहा होगा आपको, पैकेट कितने हैं, 1174 पैकेट्स हमने डाउनलोड किए हैं, है ना। दिखाई कितने दे रहा है, सारे के सारे डिस्प्लेड है, सारे के सारे डिस्प्लेड है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्प्ले फिल्टर कोई यूज नहीं किया। अब मेरे को केवल और केवल DNS के पैकेट देखने हैं, केवल और केवल मेरे यूजफुल के क्या है, मेरे को केवल DNS के पैकेट देखने हैं। यहाँ पे UDP TCP है, ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, DNS लगा दूंगा डिस्प्ले फिल्टर में, मेरे लिए केवल वही इंपॉर्टेंट है। अब देखो कितने पैकेट डिस्प्लेड हो गए, 1174 में हमारे काम के कितने पैकेट हैं, 10। बाकी सब हमारे काम के नहीं है, बाकी सब हमारे काम के हैं नहीं है, क्योंकि हम DNS को ही चेक कर रहे हैं, बाकी कुछ चेक नहीं कर रहे हैं। हम केवल DNS का एक कॉल फ्लो चेक किया है। तो DNS के देखो यहाँ पे क्यूरीज, आपको पता ही है DNS में क्या होता है। इसी तरह से आपको यहाँ पे सिप आएगा। अब केवल इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट पे जाएंगे, सेव एज पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे एक्सपोर्ट स्पेसिफाइड पैकेट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे केवल और केवल 10 ही पैकेट हम सेव करेंगे। तो हमारा क्या होगा, स्पेस भी बचेगा, हमारा हमारा टाइम जल्दी सेव भी हो जाएगा और हमको जो देखना है हम वही करेंगे। तो यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ भी नाम दे दो, ABC, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे या DNS का ही टेस्ट देख देते हैं, DNS टेस्ट, और अपने लोकेशन में। तो ये आपका वायर शार्क सर्वर पे ही, आप अगर टेस्टिंग करोगे तो वहां पे ही आपका वायर शार्क सर्वर पे ही सेव करना पड़ेगा। यहाँ पे सेव कर लिया इस पैकेट को, मेरे लिए यही है, तो मैं यहाँ पे ही सेव कर लिया। यहाँ पे ये देखो पैकेट आ गया मेरे डेस्कटॉप पे, ये इसमें केवल DNS के हैं, 10 ही पैकेट है, देखो 10 ही। समझ में आ रहा है दोस्त।
तो वायर सार्क से ट्रेस ले लेगा ना, तुमसे इमसी लेगा, इमसी लेके यहाँ पे क्या कर देगा, यहीं पे ट्रेस लगा देगा, है ना। देखो क्या है, तुमको मैं बता रहा हूँ वही चीज तो तुमको मैं समझाना चाहता था कि मान लो तुमको कुछ नहीं पता, मान लो तुमको केवल एक कॉल करना है और मैं ट्रेस करना चाहता हूँ, तो तुमसे मैं क्या मांगूंगा, रजनीश मेरे को तुम इमसी या मिसलिन दे दो, दोनों दे दोगे, और तुम क्या करना चाहते हो, कॉल करना चाहते हो। पता है कि मैं यहाँ पे ये वायरसार्क सर्वर पे हूँ, मैं ऑपरेटर के सर्वर पे हूँ, मैं अपने लोकल डेस्कटॉप पे नहीं हूँ, ऑपरेटर के सर्वर पे हूँ। तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैप्चर फिल्टर पे जाऊं, कैप्चर पे जाऊंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, वहां पे मेरे को, ये मेरा लोकल है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है इसलिए नहीं है। तो मैं अगर ये हमारा जो वायर शार्क खुला है, ये कहाँ पे खुला है, अभी ऑपरेटर के हम लोग प्रेस लेने जाते हैं तो ऑपरेटर वाले पे खोलेंगे, ऐसे ही सेम जैसे ये खुला है वैसे ही ऑपरेटर वाले पे खोलेंगे। अब मैं क्या बोलूंगा, रजनीश मेरे को जो टेस्ट नंबर कॉल कर रहे हो ना वो मेरे को दे दो, तो तुम क्या बोलोगे, मेरे को मिजरी या इमजी जो भी है वो दे दोगे। मैं अब ट्रेस लगाना स्टार्ट करूंगा, तो कहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले कैप्चर में जाऊंगा, ऑप्शंस पे जाऊंगा, और तुम कॉल करने वाले हो तो वैसे ही यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है, कितने 1 2 3 4 4 5 6 7 8 है, तो 8 में से 8 के 8 भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सारे हमारे लिए यूजफुल नहीं है, आईएमएस के केवल जो कॉल के लिए यूज होते हैं वही इंटरफेस हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 जो हमारे हैं वो हम लोग आईएमएस के लिए डिफाइन करके रखे हैं, तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उससे पहले, इसको लेने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले फिल्टर बना लेते हैं ताकि हमारे देखने में आसानी हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, तुमसे पूछ के यहाँ पे सिर्फ कंटेन्स नंबर डाल देंगे अपना, जो तुम टेस्ट नंबर यूज करने वाले हो, 981142 मान लो यूज करने वाले हो, फिर 43 यूज करने वाले हो, सेवन 432981143। अब और फिर उसके बाद क्या किया हमने, डीएनएस, फिर हमको क्या चाहिए, LIR, डाउनलोड सब होगा, लेकिन हमको जो देखना है हम यहाँ पे चाहते हैं पहले ही लगाने, है ना। तो so, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब कंट्रोल के किया और यहाँ पे हमने 3 को सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग बोलेंगे तुम कॉल करो, तुम जैसे कॉल करने से पहले ही हम इसको स्टार्ट कर देंगे और बोलेंगे रजनीश कॉल करो, रजनीश कॉल करेगा। जैसे ही रजनीश कॉल करेगा वो सारे पैकेट्स यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, वो सारे पैकेट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर रजनीश बोला कॉल हो गया, सक्सेसफुल है, हाँ है, अच्छा ठीक है कट कर दो। कट करने के बाद हम लोग क्या कर देंगे, ट्रेस को रोक देंगे, तो उसमें से जितने भी फ्लो है वो चेक कर लेंगे कि किस आईपी से जा रहा है, यहाँ पे सोर्स आईपी कौन सा सोर्स डेस्टिनेशन आईपी है, क्या क्या रिस्पांस आ रहा है, मतलब डीएनएस को खोल देंगे तो डीएनएस का ये क्यूरी है, देखेंगे ये क्यूरी है, ये इसका रिस्पांस है, रिस्पांस में आया है कि नहीं आया है, वो सारा चीज हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे मैं अभी अपने लोकल डेस्कटॉप पे रहा हूँ इसलिए वो सारा नहीं दिखाई दे रहा है, तुम अगर ऑपरेटर पे लोगे तो तुमको सिप वगैरह सारा दिखाई देगा। समझ में आ रहा है, मेरे लिए अभी सर मुझे ये एक जो क्वेश्चन था कि पता कैसे चला ये पर्टिकुलर मोबाइल अपना पर्टिकुलर सीएसएफ में एचएसएस में क्या क्या क्वेश्चन है, सर कि मेरा पर्टिकुलर जो फोन है वो पर्टिकुलर सीएसएफ में या पर्टिकुलर टास्क में पता कैसे चलेगा अपने को। दोस्त जब आप क्या बोलते हैं ना, सिम को आप जब डिफाइन करते हैं ना तो आप उसका रूट भी डिफाइन कर देते हैं कि कौन से रूट पे जाएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही सब्सक्राइबर सब पे भेजते हैं ना, ऐसा करेंगे तब तो हमारा यूजेबिलिटी खराब हो जाएगा ना। तो क्या करते हैं, सब्सक्राइबर को जियोग्राफिकली और सब्सक्राइबर को, हर एक सब्सक्राइबर को डिफाइन करते हैं, इनसी की रूटिंग करते हैं, IMSI रूटिंग करते हैं, तो उसी समय हम लोग डिफाइन कर देते हैं कि ये वाला सब्सक्राइबर ऐसे जाएगा, ये वाला सब्सक्राइबर ऐसे जाएगा, ये सारा रूटिंग के समय ही डिफाइन हो जाता है कि ये इस SCSCF एक ही पे नहीं करते हैं, 2-3 पे करते हैं कि वो वाला SCSCF डाउन हो तो इस SCSCF पे चले जाए, लेकिन सब पे नहीं करते।
है ना। इसको बोलते हैं रूटिंग, इमसी रूटिंग इसको। ओके, सब पे नहीं करते हैं, सब पे कर देंगे तो लोड बैलेंसिंग कैसे होगा, है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। मान लो अगर 2 लाख सब्सक्राइबर है, सर्वर 2 में लाख सर अपना वही सब्सक्राइबर के लिए 20 20 जैसे सर्वर में मिल जाता है, अपना सर्वर में जैसे अपने टेस्टिंग कर रहे हैं, अपना कैप्चर कर रहा है, टास्क का सिलेक्ट किए, उसमें मिल जाएगा अपने को कॉल। हाँ मिल जाएगा, आईपी एड्रेस पता चल जाएगा ना दोस्त। तुमको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कि किसको जा रहा है? आईपी एड्रेस नहीं दिखे थे अभी मैं ट्रेस कर रहा था तो आईपी एड्रेस दिखा रहा था ना तुमको। कैसे पता करेंगे कि कौन से वाले पे जा रहा है, राइट? वही पूछ रहा हो ना तुम कि मान लो हमको टेस्ट करना है टेस्ट नंबर 5, मान लो हमको टेस्ट करना है 10 टेस्ट टेस्ट लगे हैं। चलो इसका भी क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन आंसर, मान लो हमारे पास लाइव का ही बात कर लेते हैं, तो लाइव में हमारे पास 10 टास्क है। 10 में से हमने किसी एक टास्क को अभी अपग्रेड किया, एक टास्क पे हमने कोई डिप्लॉयमेंट को अपग्रेड किया है, तो सबको एक ही साथ नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो इसको टेस्ट भी कर लेंगे। तो इसको जब टास्क को तुम डिप्लॉय करोगे तो तुमको उसका आईपी एड्रेस पता रहेगा ना। मान लो टास्क नंबर 1 को कर रहे हो तो इसका तुमको आईपी एड्रेस पता रहेगा। आईपी एड्रेस क्या है? इसका सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी तुमको पता रहेगा, राइट? सोर्स और, क्योंकि तुमको वो सीट में पता रहता है जो डिप्लॉयमेंट करते हो। अब एक ऐसा सिम लोगे, सभी सिम नहीं, एक ऐसा सब्सक्राइबर लोगे, एक ऐसा सिम लोगे जो इस टास्क 1 को हिट करता हो, ना कि टास्क 5 को हिट करता हो। ऐसा सिम आपको लेना पड़ेगा। ऐसा आपको सिम का रूटिंग करना, आपके पास नहीं है तो आप रूट कर लो, इमजी रूटिंग कर सकते हो। तो आपको ऐसा सिम लेना पड़ेगा जो इस टास्क को हिट करता हो, फिर आपका टेस्टिंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपका कॉल करो आपका एससीएससीएफ से टास्क 1 को जाना चाहिए। आपने पहले ही रूट डिफाइन कर देना है, ऐसा नहीं है कि आपने पहले ही रूट डिफाइन कर देना है। मान लो कि एयरटेल का जो सब्सक्राइबर है जिसका रेंज ऐसे स्टार्ट होता है 743, ऐसे एग्जांपल दे देता हूँ। एक एयरटेल ने कैसे डिफाइन किया होगा, मोनू कुमार कौन है यार, 743298 ऐसे डिफाइन किया होगा, 74 रेंज डिफाइन किया होगा 743299 7432 अब इसने क्या कर दिया होगा, हर रेंज के सब्सक्राइबर को अलग अलग टास्क दिया होगा, अलग अलग एससीएससीएफ अलग अलग रास्ता दिया होगा। सबको एक एक रास्ता नहीं दे, सबको सारा रास्ता नहीं देगा। तो इस नंबर से जो भी कॉल करेगा, इस ये वाले सिम से जो भी कॉल करेगा, इस नंबर की तरह के जितने भी नंबर हैं उनको क्या कर देगा, रास्ता देगा। आपका कॉल PCSCF1 से CSCF2 से टास्क 2 से जाना चाहिए। ऐसे ही सबको रास्ता डिफाइन करेगा। तो आपको टेस्टिंग में यही चेक करना है कि ये रूट सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसी रूट से जाने चाहिए ये इस नंबर रेंज के जितने भी सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह से इसके लिए भी कर देगा, है ना। तो रूटिंग करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग रास्ता बनाएगा वो, सबको अलग अलग रूट करेगा। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, सो आज गाइस, आज का क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। आप लोग LTE का फिल्टर अपने आप से बनाएंगे और वो IMS से CS है वो भी अपने आप से बना के एक बार ट्राई करेंगे। ओके, और लेफ्ट साइड में भी उसका ठीक है। क्या दोस्त? रूटिंग कौन करता है? रूटिंग आप जब नंबर प्लानिंग की जाती है ना, तभी की जाती है। नंबर प्लानिंग के लिए, इसके लिए डिजाइन टीम है, वो लोग नंबर प्लानिंग और कॉल प्लानिंग करते हैं। तो उस समय आपको ऐसे ही नंबर नहीं दिया जाता है, उसके लिए आपको नंबर प्लानिंग करना पड़ता है। और नंबर प्लानिंग के समय हम लोग वो रूट करते हैं कि ये वाला नंबर का जो इस इमजी रेंज का या ये वाला मिसडिन रेंज का जितने भी सब्सक्राइबर है वो ऐसे फ्लो करेंगे, ये वाले सब्सक्राइबर के ये वाले रेंज ऐसे फ्लो करेंगे। तो वो डिजाइन टीम इसको डिफाइन करती है। ओके, ये हमारा काम नहीं।
ओके गाइस, सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और किसी को कोई डाउट है तो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके यार, अभी पूछो। यार अभी तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? डीएक्स इंटरफेस होता है इनके बीच में, एसएसएस और एसएलएफ के बीच में डीएक्स इंटरफेस होता है। डीएक्स इंटरफेस होता है इनके बीच में। सब्सक्राइबर लोकेशन फंक्शन इज डीएक्स इंटरफेस। ओके गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग इंटरव्यूज एंड अच्छे से इंटरव्यू दो। और जो लोग नहीं दे रहे हैं अपना सीवी बना के इंटरव्यू देना स्टार्ट करें। मिलते हैं कल। सी यू देन, बाय बाय।